ठीक है। अच्छा मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? उनका माइक ऑन है ना? आप लोगों कोई बोलो ऑडिबल हूँ या नहीं, पता चल जाएगा। यहाँ ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा ये। अब स्क्रीन में चल गया, ठीक है। दोनों ठीक है, फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके देन, अब ठीक होगा, ऑडिबल भी हूँ, पेपर भी आपको दिख रहा होगा। सो अभी आज हम 2021 जो गेट स्टैटिस्टिक्स का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें मेनली प्रोबेबिलिटी एंड इन्फेरेंस पार्ट जो है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये तो एप्टीट्यूड है शुरू में, तो आप लोग एप्टीट्यूड खुद भी कर सकते हो, ठीक है, ट्राई या डिस्कस कर सकते हो ग्रुप में भी इस तरह से। और मॉक टेस्ट अपलोडेड है, यही पेपर्स हैं, आप इसको करके देखो कितने मार्क्स अटेम्प्ट करते हो। और मैं चाहूँगा आप लोग जैम के सारे पेपर करो जो भी पोर्टल पे अवेलेबल है, जैम के पेपर और गेट के पेपर सारे आप ट्राई करो, है ना। और फिर डाउट डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ भी या ग्रुप में भी, या हम लोग डाउट क्लास रखेंगे उसमें कर सकते हैं। तो ये क्या है, एप्टीट्यूड ही चल रहा है। हाँ अभी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट है मेन पार्ट, स्टैटिस्टिक्स पार्ट। चलिए तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जैम में भी आया हुआ है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन। अब जैम के पेपर आप करेंगे तो वहां फिर से मिलेगा आपको। तो क्या बोल रहा है, लेट एक्स बी अ नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल सच दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 9, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कोई बताओ कैसे करोगे? कोई भी मतलब ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, तो डिस्कस कर सकते हैं। सो आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा ना कि हमें इसमें क्या करना है, ट्रू ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो है ना, हमें ट्रू ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें 9 मीन बस दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई नहीं किया है ना। सो पहले कोई बताओ, कोई भी। कोई डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे। यस दिस इज वन ऑफ द आइडिया इज दिस। यस सो आप एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लो जो अजम्पशन को सेटिस्फाई करे। तो x बी अ नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल सच दैट एक्सपेक्टेशन इज 9। तो मैं एग्जांपल लूं तो मान लो यूनिफॉर्म 018 ले लो। ये एक तरीका है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आप खुद सोचोगे कुछ नया सोच सकते हो आप। मैं दूसरा तरीका भी कराऊंगा अभी। एक इससे कर, जैसे रोहित ने जो आइडिया दिया तो उससे करते हैं। तो इसमें क्या है, आप ले लो, तो इसका मीन कितना होता है आप लोग जानते हो, यूनिफॉर्म ए बी में मीन कितना होता है, a प्लस बी बाई 2। तो 0% में 9 आएगा। अब ये क्वांटिटी आप फाइंड कर सकते हो क्या? तो अब इसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं फाइंड करने का। जैसे मुझे ये निकालना बेटर है, तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, मतलब दो चीजें फाइंड तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स या x प्लस 1, सेम बात है। तो ये यूनिफॉर्म है ना, इसका पीडीएफ क्या होगा, 1/18 इनटू में ये क्वांटिटी 1/x प्लस 1 dx, ठीक है 1 है। और चेक करना 1/b माइनस ए, ठीक है, 0 से 18। ये आप बताओ क्या आएगा इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन इजी है। डिनोमिनेटर है 18 टाइम्स x प्लस 1 और 0 से 18 है, तो इसको इंटीग्रेट करके बताइए क्या आएगा। भास्कर जी क्या हो गया? ये अच्छा, ये हटाना पड़ेगा उसके लिए, एक्सिट। हाँ फिर दोबारा, ठीक है। देखो आप फाइंड करोगे तभी होगा ना, अगर आप फाइंड नहीं करोगे कैसे होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x और 1 प्लस एक्स। तो मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ 1/18 1/x प्लस 1 dx। कैलकुलेटर अलाउड रहता है, आप भी यूज कर सकते हो कैलकुलेटर, जैम में कैलकुलेटर अलाउड है। आप एक तरीके से करके देखो 0 से 18 में तो क्या आता है। 1/x का लॉग होता है ना, 1/18 बाहर कर लो तो ये हो जाएगा लॉग कितना, लॉग 19 माइनस लॉग 1, लॉग 1 तो 0 हो गया, यही आएगा। तो कैलकुलेटर से पुट करो क्या होगा, ये बेस ई वाला है मतलब ln कितना आएगा ये, अब पुट करो कैलकुलेटर में देखो। log 19/18 क्या आएगा।
ये कल सही चल रहा है ना कैलकुलेशन, पर चेक कर लो। 0.16 0.16 ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन आउट हो गया और ये ऑप्शन आउट हो गया, राइट। ठीक है, क्योंकि 0 कम कह रहा था। अब चलो तो हमने ये फाइंड, अब ये फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 10, तो सिंपली क्या करो 10 से 18 1/18 dx, कितना आ गया 18 माइनस 10 8/18। चेक कीजिए, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम 8 10 से 18 1/18 dx, तो 8/18 हो गया। ये कितना है कैलकुलेटर से चेक कीजिए बारी क्या आता है। कितना आएगा 0.44 ओके। तो अब देखिए आप ऑप्शन सिंपली एलिमिनेट कर सकते हैं आप। तो देखो एग्जाम्पल काफी है गलत कहने के लिए, सही के लिए नहीं होते। हमने एग्जाम्पल एक्चुअली लिया ना, इसने कहा कोई भी होगा, तो हमने एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया है। तो एग्जाम्पल काफी है गलत कहने के लिए, ट्रू नहीं कह सकते आप। सो इसके लिए क्या होगा, सो एनीवे ऑप्शन क्या होगा, फाइन। हाँ ठीक है ना। तो यहां से क्या हो गया कि आपका लेस देन, तो इससे क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन आउट हो गया, तो बचा ये ऑप्शन, क्योंकि ये आउट हो गया क्योंकि ये मोर देन 0.9 कह रहा था, तो ये ए बचा। तो इसका एक तरीका ये हुआ कि जब जनरल कोई क्वेश्चन हो, किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड है वो क्वेश्चन, तो आंसर देखो सबके लिए एक जैसा ही होगा। तो कोई एक लेके बाकी को एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। आप कई जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कहीं पे एन अवेलेबल है, इस मतलब सीक्वेंस के टर्म में या एन के टर्म में कोई क्वेश्चन है, तो उसके साथ एन पर्टिकुलर लेके भी एलिमिनेट कर सकते हो ना ऑप्शंस को। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका देखते हैं इसका। तो ये उसने आइडिया दिया इसलिए उस पे किया हमने। दूसरा तरीका सिंपल है। तो आप लोग एक मेथड जानते होगे, मार्कोव इनइक्वालिटी, इसी क्वेश्चन है ना। सो कोई बताइए क्या होता है मार्कोव इनइक्वालिटी, क्या कहती है। सो एक्स कोई नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, तो उसके लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन k इज लेस देन इक्वल टू, है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपॉन k। अब भी लगा के देखो, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू ex अपॉन k। ex आपको दे रखा है 9, तो आप पुट कीजिए। तो यहां मेरे पास क्या है, k की जगह 10 है ना, हर ऑप्शन में k की जगह 10 है। तो यहां से मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 10, तो ये आपका आ गया 9 अपॉन 10 0.9, तो डायरेक्टली यही आ गया। सो ठीक है, तो बाकी है ना, तो ये वाले एलिमिनेट हो गए दोनों बिकॉज ऑफ दिस। अब इसके लिए क्या है, तो एक आपने जानते होगे जेनसन्स इनइक्वालिटी, है ना। क्या होता है जेनसन्स इनइक्वालिटी, उसमें है ना क्या होगा कि कोई कन्वेक्स फंक्शन है g, और तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ gx इज मोर देन इक्वल टू g ऑफ एक्सपेक्टेशन x। ठीक है, तो gx यहां लेते हैं 1/x+1। अभी कैसे चेक करोगे, ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो आप कॉन्वेक्स फंक्शन का डेफिनेशन देख लो या रिजल्ट देख लो। तो डबल डेरिवेटिव निकालो, ये मोर देन 0 आएगा, यू चेक। सो इसका आप डबल डेरिवेटिव के फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, -1/x+1 होल स्क्वायर। अब डबल डेरिवेटिव करो, ये पॉजिटिव मिलेगा, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है तो x पॉजिटिव है। सो ना पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है मतलब। सो यहाँ पे क्या है कि ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो ये आप जेनसन इक्वालिटी लगा सकते हो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 + x, और ये क्वांटिटी मोर देन इक्वल टू g है दिस, एंड e x मतलब म्यू, तो आप यहाँ x को रख दोगे 9 था ना 9, तो 1/1 + 9, तो ये आ गया 0.1। ठीक है, तो डायरेक्टली ऑप्शन ए ही आ गया ना, मोर देन, उसके बिना मोर देन ना, ये मोर देन होगा। सो इस तरह से तो ये रिजल्ट आ जाएगा समहाउ यू कैन गेस। तो इस तरह से ये आ गया। ठीक है ना, तो ये दूसरा तरीका, और भी तरीके हो सकता है ना। अभी आपने आइडिया दिया, मुझे ये आइडिया आया, अगर आप सॉल्व करोगे तो और भी तरीके हो सकते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी, तो कोई डाउट है बताइए, इसमें आगे बढ़ते हैं। सो अभी वाइनर प्रोसेस नहीं करेंगे, ब्राउनियन मोशन मतलब वाइनर प्रोसेस पे है। सो ये सब स्टोकेस्टिक का है। तो ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample of size n from a distribution having pdf this। तो ये pdf सिंपली आप देख पा रहे होगे
x मोर देन थीटा है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल को थोड़ा सा शिफ्ट किया है ना, सो x मोर देन इक्वल टू थीटा के लिए ये है। ओके तो क्या होगा, पूछ रहा है कि देन मेथड ऑफ मोमेंट, कितना आसान होता है ना ये। तो इसमें थोड़ा सा क्या है, आपको पता है ना मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर कैसे निकालते हैं, कोई बताओ मुझे। इसका आइडिया क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है या तरीका क्या है मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालने के, क्या करते हो आप लोग? सैंपल मोमेंट्स इक्वेट कर देते हैं। राइट, सिंपल, आप x बार को इक्वल कर दोगे ex के, तो मुझे बस ex निकालना है, x बार तो रहेगा ये ऑप्शन में, तो ex निकालना है मुझे। अब ex निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो। तो अगर मैं y को x माइनस थीटा ले लूंगा ना, तो x माइनस थीटा मोर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, माइनस y आ जाएगा। आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे, ये 1 फंक्शन है y x के रिस्पेक्ट में, तो सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो क्या होगा, जो y का पीडीएफ है आप देख पाओगे डायरेक्टली कि 1 अपॉन थीटा e की पावर माइनस y अपॉन थीटा y मोर देन 0। तो सिंपली आप ये कह सकते हो यहाँ से कि y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सपोनेंशियल विद मीन थीटा। तो ऐसे क्यों लिखा हूं मैं, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y डायरेक्टली मुझे यहाँ से थीटा दिख गया, तो y मैं रख देता हूँ, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस थीटा इज थीटा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज थीटा, तो कांस्टेंट हुआ ना एक्सपेक्टेशन के रेस्पेक्ट में, तो उधर जाके 2 थीटा हो गया। अब मुझे इसको इक्वेट करना है मेथड ऑफ मोमेंट के लिए, मुझे 1/n x बार का मतलब 1/n समेशन xi, ये किसके इक्वल है, 2 थीटा के। तो यहाँ से आपको क्या कर, सॉरी मैंने यहाँ तक ठीक है ना, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, मुझे एस्टिमेटर निकालना है, ठीक है ना, मुझे थीटा का, थीटा इज अ पैरामीटर, उसका एक एस्टिमेटर फाइंड करना है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है आपने। तो यहाँ से हो गया समेशन xi 1/2n, तो ये हो गया। मतलब ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छोड़ने चाहिए, है ना। मेथड मोमेंट एस्टिमेटर है, जस्ट ये आंसर आ गया, तो कौन सा ऑप्शन आया, ए। ठीक, ओके। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, मतलब इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, साउंड बढ़ा दीजिए। कॉन्सेप्ट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ये उसी का है मैक्सिमम लाइक्लीहुड काइंड ऑफ। हाँ, देखिए एस्टिमेटर निकालने के कुछ तरीके हैं सिलेबस में। एक तरीका है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, एमएलई। तो उसका तरीका ये होता है कि आपको लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करना है और उसको मैक्सिमाइज करना है। थीटा की जिस वैल्यू के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए उसको हम एमएलई बोलते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। यह मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, ये दूसरा तरीका है एस्टिमेटर फाइंड करने के। तो इसमें सिंपल क्या होता है कि सैंपल मोमेंट को पॉपुलेशन मोमेंट के इक्वल करते हैं। सैंपल मोमेंट क्या होता है, आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं x1 x2 xn, n नंबर्स हैं। अब उसका मीन कैसे निकालते हो आप, तो समेशन xi अपॉन n, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल मोमेंट हो गया, है ना। और इसको पॉपुलेशन मोमेंट के इक्वल करना। पॉपुलेशन मतलब क्या है कि जो रैंडम सैंपल मुझे दिया है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन से लिए गए हैं, तो वो पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये था कि पॉपुलेशन का ये पीडीएफ, तो आप उससे मीन निकालना है आपको वहां से, और दोनों को इक्वेट कर देना है। इसको इक्वेट करके जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वो आपका मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर होगा। अगर इससे नहीं निकलता, मान लो यहाँ से थीटा कुछ आता ही नहीं, कई बार ऐसा होता है ये थीटा नहीं आया, तो हम अगले मोमेंट पे जाएंगे। फिर सेकंड मोमेंट होता है 1/n समेशन xi स्क्वायर। अब इसको इक्वेट करोगे आप सेकंड पॉपुलेशन मोमेंट से ex स्क्वायर से। अगर इससे भी नहीं आता तो अगले मोमेंट पे जाते हैं हम कि 1/n समेशन xi क्यूब इज इक्वल टू ex क्यूब, कहीं ना कहीं फिर मिल ही जाएगा मुझे। तो जहां पे आंसर आ गया वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, मतलब जो हुआ था। अगर 2 पैरामीटर होता तो आपको फिर 2 यूज करने पड़ेंगे, 2 इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ सिंगल पैरामीटर इसलिए एक इक्वेशन से ही काम हो गया। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं ओके, तो फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ कह रहा है कि x1 x2 xn जो है रियलाइजेशन, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, मतलब ऑब्जर्व्ड रियल वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग। सो x1 x2 xn भी रियलाइजेशन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। रैंडम सैंपल मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स हैं, एक ही पॉपुलेशन से डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स लिए गए हैं, उसका सेम डिस्ट्रीब्यूशन है और वो इंडिपेंडेंट भी है। तो पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मल म्यू, ये है नॉर्मल म्यू थीटा स्क्वायर, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। सो यहाँ पे ना नॉर्मल म्यू, ठीक है ना, यहाँ सिलेक्टेड है। सो दिस इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, 95% confidence interval for mu based on this sample values is unique when sigma is known. 95% confidence interval of mu based on this sample is not unique when sigma is unknown. तो अब जब कॉन्फिडेंस इंटरवल टॉपिक आप पढ़ेंगे जाके तो वहां आप देखेंगे कि
कॉन्फिडेंस इंटरवल कभी भी यूनिक नहीं होता। आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, इसका डेफिनेशन ये होता है कि लाइक कि थीटा की वैल्यू कोई दो एस्टिमेटर के बीच, फॉर एग्जांपल थीटा 1 कैप एंड थीटा 2 कैप, ये दो एस्टिमेटर है, ये 95% आना चाहिए। और इसके लिए आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर जस्ट नॉर्मल की एग्जांपल बताऊं तो कई बार हो सकता है इस बीच में 95% प्रोबेबिलिटी है, कई बार ये भी हो सकता है इस बीच में 95% है, या यहाँ इस बीच में 95%, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल यूनिक नहीं होता। लेकिन जो हम फाइंड करते हैं, आप जो देखते होंगे जहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल निकाला जाता है तो वो स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल हम निकालते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल कभी यूनिक नहीं होता। तो चाहे सिग्मा नोन हो या सिग्मा अननोन हो, कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी यूनिक नहीं होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट के लिए। कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या है, या 95% है, ये जो 95% जो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट बोलते हैं वहां आप देखोगे लिखा रहता है 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पैरामीटर सपोज थीटा या म्यू। तो ये कभी भी यूनिक नहीं होता, स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल यूनिक होगा। अगर स्मॉलेस्ट लेंथ का फाइंड करते हो तो बहुत सारे इंटरवल है, जो लेंथ जिसका स्मॉलेस्ट होगा वो यूनिक होता है, बट इन जनरल ये कभी यूनिक नहीं होगा। क्वेश्चन क्या था पहला कि नहीं, मतलब पॉइंट जो पहला क्या है कि 95% कॉन्फिडेंस यूनिक है, तो ये गलत बात है, यूनिक कभी नहीं होगा। और ये बोल रहा है कि नॉट यूनिक है, तो ये सही बात है। चाहे सिग्मा नोन हो या ना हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब सिग्मा नोन है तो वहाँ उसका एस्टिमेटर यूज होगा, जब सिग्मा नोन है तो सिग्मा खुद यूज होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें स्टेटमेंट कौन सा रही है, क्यू ओनली ट्रू होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको थ्योरीज पढ़नी, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जस्ट हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जैम और गेट के टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्योरी डिटेल में नहीं करेंगे, आप जाके बुक में पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए ये यूनिक हो? क्या कॉन्फिडेंस लेवल? जैसे नहीं, मैं बोलो स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल यूनिक होगा, ऐसा यूनिक नहीं होगा। पता आपको पूछना क्या चाह रहा है, एक्चुअली पूछना चाह रहा है उसमें कि थीटा की वैल्यू कोई दो ऐसे एस्टिमेटर मिले जहां वैल्यू 95% आ जाए, तो ऐसे आप कई सारे ढूंढ पाओगे, ऐसा यूनिक नहीं होगा। आप जो पढ़ोगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट समझ आएगा कहना क्या चाह रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि हमें जैसे पीडीएफ का सपोज हमने नॉर्मलाइज कर लिया, तो जैसे आप इधर लो, इधर पार्ट, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो इधर प्रोबेबिलिटी 95% लेंथ ज्यादा है इसका। जब आप ऐसा भी हो सकता है, वन साइडेड इंटरवल कई बार कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग, उसका लेंथ इनफिनाइट होता है। जो वन साइडेड इंटरवल जब कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका लेंथ इनफिनाइट है, जबकि स्मॉलेस्ट इंटरवल आप लोगे तो ऑब्वियसली इधर होगा, क्योंकि 95% ही आपको चाहिए, प्रोबेबिलिटी 95% ही होगा। तो जब स्मॉलेस्ट लेते हैं तो उसका लेंथ, तो ये बीच सेंटर में आता है, बाकी वन साइड जब आप लेते हो तो उसका लेंथ इनफिनाइट होता है। तो आप देखते हो वन साइड इंटरवल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, टू साइड मतलब दोनों साइड से बाउंडेड होता है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है कि यूनिक आएगा हमेशा। सर एक चीज पूछूं जी, कि अगर सर सैंपल वैल्यूज गिवन हो उसके बाद भी हम काफी सारे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं। अगर हमें बस दे दिया कि सैंपल वैल्यूज यही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से और हमारा वैरियंस नोन है, तो उस सैंपल वैल्यूज को यूज करके अलग अलग कॉन्फिडेंस इंटरवल बन सकते हैं। जो डिफरेंट एस्टिमेटर्स मिलेंगे तो डिफरेंट एस्टिमेटर के डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे। जो एंड पॉइंट है, आप जब लिखते हो कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो आप लोग कैसे लिखते हो कॉन्फिडेंस इंटरवल को, अरे यार क्या है, एक इंटरवल आप लिखते हो जिसका एंड पॉइंट क्या है, T1, T2 बोल देते हैं। ये T1 T2 क्या है, एस्टिमेटर्स है ना, तो एस्टिमेटर बदल जाते हैं एक्चुअली। ओके सर। तो जैसे वन साइडेड में क्या होता है, इधर इंफिनिटी आ जाता है, यहाँ कुछ और होगा। लेफ्ट साइड लोगे तो यहाँ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ जाती है, यहाँ कुछ और आ जाता है। जब बाउंडेड ले लो आप, स्मॉलेस्ट यहाँ है, तो बढ़ा दोगे तो वो एस्टिमेटर्स चेंज हो जाते हैं, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अच्छा चलो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं कि x1 x2 xn we are random sample of size n from normal 0 sigma square, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक साइज का रैंडम सैंपल है, फिर से पॉपुलेशन नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा आपको मोर देन 0 गिवन है। गिवन मतलब ये कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड है, इसका एस्टिमेटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। गिवन है मतलब ये कोई नंबर है, और f सिग्मा डिनोट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ दिस। तो मतलब f जो है वो जॉइंट पीडीएफ है इस सैंपल का। s जो है क्या है, f सिग्मा सच दैट सिग्मा मोर देन 0। T1 एक एस्टिमेटर है 1 बाई मतलब समेशन xi स्क्वायर, एंड T2 है मतलब x बार है ये, उसका होल स्क्वायर है। तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, न्यू बोल दो या b बोल दो जैसे भी, तो न्यू के लिए एंड एनी अल्फा 01 के लिए जो काई स्क्वायर v अल्फा है, तो
तो ये नोटेशन हम कई बार देख चुके हैं। इस नोटेशन का मतलब ये है कि जब काई स्क्वायर का अगर आप पीडीएफ लिखते हो तो ये नंबर जैसे काई स्क्वायर से लिख दिया कि न्यू कॉमा अल्फा, इधर अल्फा है इधर 1 माइनस अल्फा, ये कहना चाह रहा है कि इसके राइट की प्रोबेबिलिटी अल्फा है और लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा, वही कहना चाह रहा होगा कि ये क्वांटिटी, ये जैसे नोटेशन है कि दिस नोटेशन मीन्स 1 बाई अल्फा क्वांटाइल। क्वांटाइल पता होगा वहां तक की प्रोबेबिलिटी, क्वांटाइल मतलब यहां तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 माइनस अल्फा है। ये कोई नंबर है, दिस इज अ कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट के टाइप का है ना। सेंटर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके तो कंसीडर टेस्टिंग में सिग्मा आपका 1 है यहाँ पे अगेंस्ट सिग्मा मोर देन 1। ओके एट लेवल अल्फा दे रखा है। सो देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो एस हैज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पास मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो है इन T1 एंड H नॉट इज रिजेक्टेड इफ T1 मोर देन काई स्क्वायर एन अल्फा। फिर ऐसे ये तो सेम ही है, बस यहाँ T1 T2 चेंज किया और यहाँ आपका ये इसको बोलते हैं, ये क्या है ना हमारे पास रिजेक्शन रीजन है ये, है ना। सो ये रिजेक्शन रीजन, तो पहले आपको पहचानना है कि रिजेक्शन रीजन वैलिड है क्या। तो मैं आपसे पूछूं T1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अंडर H नॉट, आप लोग बता सकते हो इजीली कि T1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अंडर H नॉट। अंडर H नॉट मतलब काई स्क्वायर, हाँ ये काई स्क्वायर n हो जाएगा ना, क्योंकि अंडर H नॉट क्या है हमारे पास सिग्मा 1 है ना, अंडर H नॉट सिग्मा 1 है, तो सिग्मा का जो 1 रख देंगे आप तो एक्साइज आपका नॉर्मल 0 1 हो गया, नॉर्मल 0 1 हो गया तो उसका स्क्वायर हो जाएगा काई स्क्वायर 1। काई स्क्वायर 1 का आप सम करेंगे रैंडम वेरिएबल का, तो जो सम का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो काई स्क्वायर n होगा। तो पहली बात तो ये है कि T1 का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n आने वाला है। अब आप चेक कर लो T2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। तो क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना है कि क्या T2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी काई स्क्वायर n आएगा, आपको ये डिसाइड करना है। तो नहीं आएगा, आप चेक करो T2 का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n नहीं होगा। अंडर H नॉट की बात कर रहा हूँ, फिर से अंडर H नॉट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी साइज कैलकुलेट करूंगा, है ना। तो सो अंडर H नॉट आप चेक करो क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी काई स्क्वायर n होगा T2 का, चेक करो। x बार का डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हैं यहाँ से। सो x बार जो है ये क्वांटिटी x बार है, तो इसका जो नॉर्मल मीन तो 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 0 है, और चूंकि मैं अंडर H नॉट फाइंड कर रहा हूँ तो सिग्मा 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा x बार का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ आपको, वेरिएंस क्या होगा x बार का। डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो सकता मतलब हाँ उसमें multiple एग्जैक्टली वो नहीं आएगा, एक थोड़ा उसका मल्टीपल टाइप का आएगा, राइट। तो एग्जैक्टली वो नहीं मिलेगा। अच्छा अब हम साइज फाइंड कर लेते हैं सिंपली। तो इसका अगर आप साइज फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली ये ऑप्शन आउट हो जाएगा CD, अब मुझे ए बी में से कोई एक मिलेगा। तो अब इसका अगर साइज फाइंड करो आप, तो साइज का डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू, तो लाइक T स्क्वायर मोर देन काई स्क्वायर n अल्फा गिवन सिग्मा इज 1, H नॉट इज ट्रू। तो बताइए ये नोटेशन आप देख पा रहे हैं, तो ये साइज कितना आएगा यहां से, यही चीज लिखा हूं T1 स्क्वायर, ये लिखा हूं T1 स्क्वायर मोर देन दिस सेम चीज गिवन H नॉट। तो कितना आएगा इसका आंसर, साइज की वैल्यू कितनी आएगी, यहां देख के बता सकते हो, ये मैंने नोटेशन लिख रखा है। अल्फा आएगा ना, सो दिस इज अल्फा ना, फाइन। सो दूसरे से क्या आएगा फिर, इससे साइज क्या आएगा 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा, लेकिन हमने क्या बोला था कि विथ लेवल या एट लेवल, वही लेवल और साइज है ना ऑलमोस्ट मतलब क्रिटिकल इक्वल नहीं है, बट यहाँ पे लेवल अल्फा है, दैट इज लेवल फाइंड कर रहे थे हम, सो दैट इज अल्फा ओनली, ठीक है। लेवल अल्फा है, साइज अल्फा की बात कर रहे हैं हम, ये लेवल अल्फा की बात कर रहे थे। लेवल अल्फा इसका ही होगा, सो इसका नहीं होगा, इसका 1 माइनस अल्फा है, सो ये ऑप्शन आउट हो गया, तो ए ट्रू हो गया, है ना। तो इस तरह से सोच सकते हैं अगर सॉल्व करना एग्जाम में। तो बाकी एक रिजल्ट होता है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फैमिली के मेंबर्स है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस, तो उसका जो लाइक्लीहुड रेशियो है वो मोनोटोन होता है, ऐसा कुछ है ना थ्योरम एक, है ना। तो उसके बेस पे नॉर्मल भी एक्सपोनेंशियल फैमिली का T1 पे मोनोटोन होगा क्योंकि T1 उस पे आएगा ना समेशन x i स्क्वायर, राइट राइट एंड देन इसमें Tx ग्रेटर C होगा क्योंकि यहाँ HA जो दिया होगा अल्टरनेटिव वो ग्रेटर में होगा। राइट, ये वन साइडेड है इसीलिए इस तरीके से। हाँ तो आप लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह क्रिटिकल रीजन आएगा। चूंकि यहाँ क्रिटिकल रीजन दिया था तो मैंने क्रिटिकल रीजन निकाला नहीं, है ना। हम इन्हीं क्रिटिकल रीजन से हमने चेक कर लिया कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर है और कौन सा साइज उस साइज का है जो साइज यहाँ पर है, कौन से लेवल अल्फा का है, तो उससे हमने डिसाइड कर लिया कि ये करेक्ट होगा। ठीक है।
ये अभी नहीं करते ना, इसका नहीं, इसको टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक है ना। सो यहाँ पे आते हैं, ये भी छोड़ते, ये उसका है मल्टीवेरिएट एनालिसिस का, ये रिग्रेशन का है। सो अभी इसका है ये मल्टीवेरिएट का है, ये मैथ्स का भी कराएंगे। मैथ्स की क्लास अभी एक्चुअली शुरू में मैं बोला होगा शुरू के वीडियोस में कि मैं ले सकता हूँ, लेकिन सर एक्चुअली रेडी हैं तो शशि सर क्लास लेंगे पढ़ाएंगे नहीं सर? जी। मल्टीवेरिएट पढ़ाएंगे नहीं? हाँ आगे करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद में, अभी करेंगे क्योंकि थ्योरी हम ऐसे नहीं करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, ठीक है। हाँ, अब question। हाँ मैथ पार्ट का जो है, जो मैथ पार्ट है वो शशि सर कराएंगे अभी, तो नेक्स्ट क्लास होगी उनकी, जो मैथ पार्ट है इसमें। तो चूंकि देखो आप लोग भी उसी लेवल पर जहाँ हम लोग हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हमें सब कुछ आता है, बस हम साथ में डिस्कस करके ये है कि आपका भी बेटर होगा, हमारा भी बेटर होगा, ठीक है ना। डिस्कशन सिर्फ डिस्कसन। हाँ, वही पॉइंट वही डिस्कशन का है कि आप कुछ बताओगे हम सीखेंगे, हम कुछ बता रहे हैं आप सीख रहे हो, बस यही पॉइंट है। तो शशि सर भी हम लोग भी एक ही लेवल पे हैं, क्योंकि आप लोग भी एमएससी या तो कर रहे हो या कर चुके हो अच्छी जगह से, वो चीजें हैं। तो हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ में डिस्कस करेंगे। तो मैथ पोर्शन डिस्कस करेंगे शशि सर हम लोग साथ में तो उससे थोड़ा आपका भी इस बहाने डिवीजन हो रहा है और हमारा भी। ओके, तो मैथ्स वाले पोर्शन कराएंगे सर। यहाँ आते 14 पे आते हैं, ठीक है। सो जो 14 क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए ऐसे मैं पूछता भी हूँ आपसे, क्योंकि आप हो सकता है ना कि मैं सोचने का तरीका अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग होगा, जिससे क्या होगा कि आप बता सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो, है ना, इस तरीके से। कि 14 क्या कह रहा है कि ए एंड बी जो है बी टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1/2 है, ठीक है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। तो इजी है ना। अब यहाँ से चाहो तो जस्ट फॉर्मूला यूज कर लो और बी पुट कर दो, तो इस इक्वेशन में बस ए ही बचेगा और उससे आपको ये मिल जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, इसमें कुछ है नहीं, इसका फॉर्मूला यूज कीजिए आप, और जस्ट क्योंकि इंडिपेंडेंट दिया है तो जहाँ इंटरसेक्शन होगा तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट उसको प्रोडक्ट में लिख दीजिए, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ये आप लोग जानते हैं। सो बस इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में लिख दो, और b पता है आपको 3/4, तो b कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, और पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन में सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ a ही बचेगा इसमें, और जो कि आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। ओके, ये करते हैं 15। सो 15 में क्या है, अ फेयर डाई इज रोल्ड ट्वाइस इंडिपेंडेंटली, ठीक है। X and Y denote outcomes of the first and second roll, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मतलब X जो है पहले थ्रो पे जो भी आया और Y जो है सेकेंड थ्रो पे जो भी आया वो है। तो आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ X प्लस वाई गिवन दिस, तो ठीक है ना। आप वो आउटकम्स कलेक्ट कर लो उसके हिसाब से ना। तो ऐसे तो सैंपल स्पेस में हम लोग जानते हैं टोटल कितने हैं, 36 है ना, 1 से लेके 6 तक, अगर आपने ट्वाइस थ्रो किया है तो। और फिर अब क्या करना है हमें, तो पहले आप गिवन है दिस, तो इस कंडीशन में देख लो आप एक्स वाई क्या क्या होगा। तो अगर इस सिचुएशन में आप देखना चाहो कि x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 1, डिफरेंस x y के बीच का 1 है। तो कैसे आउटकम्स आएंगे इसमें, लाइक 1 2 2 1 है ना, 2 3 3 2 ऐसे सो ऑन, लास्ट 5 6 6 5, जिसमें एक का गैप है। अब उसमें देख लो सम क्या है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो। फॉर एग्जांपल 1 2 अगर करेस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो सम कितना है, मीन क्या होता है x इंटू पी, एक्स आई इंटू पी आई डिस्क्रीट में। तो इसकी वैल्यू 1 + 2 आपका 3, इस पे अगर लिखेंगे तो, और 1/36 इस आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी। फिर सेम 2 1 है तो बेटर वही लिख लो, क्योंकि 2 1 पे भी सम 3 ही आएगा, तो 1 2 और 2 1 सेम ही इस तरह हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आउटकम जो भी है लाइक 2 3 3 4 है ना। सो 2 3 3 4 में क्या सम कितना है 5, और 2 3 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी 2/36। तो इस तरह से आगे निकाल लोगे अपॉन, अब ये गिवन है तो इसका भी डिवाइड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। तो अब इन सब की प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर लेना, जैसे फॉर एग्जांपल 2/36 फिर 2/36 ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी 2/36 2/36 जो भी आउटकम्स आएंगे डिवाइड कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हालांकि अभी जैसे मैं बता रहा हूँ जस्ट, आप नेक्स्ट क्लास में जैसे आप लोग सॉल्व करते हो तो आप लोग सॉल्व करके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है जो आपसे नहीं होता, फिर हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा करेंगे। ये जैसे हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर आप जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ फिर आपको करना है, वो आपसे नहीं होता है फिर आप पूछिए, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे, फिर पूरा सॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप ट्राई करके देखिए हो जाएगा, और नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछिए। 16 पे आते हैं, क्या कह रहा है, एक्स बी रैंडम वेरिएबल विद CDF,
ठीक है। तो CDF की कुछ प्रॉपर्टीज है ना, कि राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, तो राइट कॉन्टिन्यूअस तो दिख रहा है मुझे, है ना, नॉन डिक्रीजिंग तो वो भी होगा उसके हिसाब से, इन्फिनिटी पे 1 माइनस इनफिनिटी 0 सेटिफाई कर रहा है, ओके। AC आएगा दिस, AN एक सीक्वेंस, आपको AN एक इंटरवल दिया है, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल इस तरह से है। तो A जो है यूनियन ऑफ AIs है, और I क्या 1 से इन्फिनिटी है। तो आप मुझे बता सकते हैं A क्या आएगा, A1 A2 A3 A4 सबका यूनियन है ये, तो इजीली आप बता पाएंगे A इंटरवल क्या होगा। जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो कहाँ पे कन्वर्ट करेगी, कन्वर्ट करेगी इंटरवल n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1 to 3 ओपन 1 3, राइट, क्योंकि प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो ये 1 3 एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आ गया आपके पास। तो यहाँ यही पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू A, तो आपसे यही पूछ रहा है कि x की वैल्यू 1 से 3 होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। सो तो चेक कीजिएगा इसको। हाँ ओपन 1 क्लोज 3 है। एक मिनट चेक कर ले, अच्छा हाँ एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, मैं सर हो गई थी। यहाँ क्या था 3 माइनस ना, जब आप इंडेक्स ले रहे हो क्या कर रहे हो आप, ओह 1 मिनट, हाँ वो चेक करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से ओपन 1 क्लोज 3 है ना, एक बार चेक कर लो फिर से। बहुत साइड ओपन है। चेक कर लो एक बार, वेरीफाई कर लो आप, है ना, बाकी लोग चेक कर लो एक बार, देखना। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, जैसे आप लिखोगे पहला लिखोगे तो क्या होगा 2 2, मतलब लाइक यहाँ तो 2 2 है तो 2 हो गया, नेक्स्ट में 2 माइनस 2 प्लस 1/2 3 माइनस 1/2 लाइक दिस। तो एट द एंड चेक कीजिए ये 1 3 आना चाहिए, चेक कर लो, फिर भी हो सकता है ना, कई बार मुझसे मिस्टेक होती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चेक करना आंसर आता है क्या। तो अब बोल रहा है आपको कि x लेस देन इक्वल टू 1 जो है 1/2 है, मतलब लाइक इसको मैं लिख सकता हूँ CDF एट 1 इज 1/2, ये मतलब है ना इसका कि CDF 1 पे 1/2 है। अब देखिए यहाँ 1 पे क्या है a/2 है, तो यहाँ से क्या हुआ, देखो आप x को जब 1 रखोगे तो x यहाँ 1 है तो वैल्यू a/2 है, तो ये a/2 है, और यहाँ से कह रहा है CDF 1 पे 1/2 है, तो यहाँ से a मुझे मिल गया 1, ठीक है, तो a मिल गया। अब ये एक्सपेक्टेशन 5/3 है, फिर से मैं एक्सपेक्टेशन निकालूंगा यहाँ से, तो चूंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिख रहा है मुझे, है ना, तो आप जंप निकाल सकते हो हर पॉइंट पे, एंड देन यू कैन जस्ट फाइंड, मतलब मीन निकाल लो, या तो एक और तरीका है डायरेक्टली CDF से हम लोग मीन निकाल सकते हैं, आप लोग जानते होंगे, है ना, तरीका है ना, कि ये फॉर्मूला जो है EX वाला अगर नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है तो उसके लिए चलेगा। सो 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस CDF, सो ये फॉर्मूला वैलिड है, ये डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस और मिक्स तीनों के लिए वैलिड है, बट कंडीशन ये है 0 से इन्फिनिटी ही होगा लिमिट इसका, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक करेंगे 0 से 1 में, तो ठीक है ना, 0 से 1 में CDF ये है, फिर 1 से 2 में, 2 से 3 में, उस तरफ कहोगे यहाँ C आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा C, या तो ये यूज करो, नहीं तो क्या करो आप जंप देख लो कि 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो मास कितना है, मतलब प्रोबेबिलिटी x = 1 कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी x = 2 कितनी है, प्रोबेबिलिटी x = 3 कितनी है। अब ये PMF आ गया, तो PMF आ गया तो मीन निकाल सकते हैं समेशन xi pi से, और उसको आप पुट कर दीजिए वो 5/3 के, तो उससे आपको मिल जाएगा C मिल जाएगा, तो हो गया, CDF आ गया। अब क्या पूछा है, तो ये निकालना था, इसका फॉर्मूला होता है CDF एट 3 माइनस CDF एट 1, मतलब ये फॉर्मूला है, जस्ट इसमें लिख रहा हूँ जो कि प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है x मोर देन a लेस देन b, है ना, तो ये होगा CDF एट b माइनस मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट एट b इन द फंक्शन दिस माइनस CDF एट a, सो ये a पॉइंट पे CDF है, एग्जैक्टली a पे, ठीक है। सो a जहाँ इंक्लूड होगा, मतलब एक फॉर्मूला जैसे यहाँ पे, तो सब निकाल लो, ट्राई करके देखो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो 17 क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि इफ द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF, if the marginal PDF function of the kth order statistics of a random sample of size 8, तो n की वैल्यू 8 है, from a uniform distribution 0 2, तो x तो हो गया यूनिफॉर्म 0 2, अच्छा this, तो उसके लिए आपको क्या देगा, kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, लाइक ये xk जो है उसका PDF है, xk का kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF है। तो आप लोग बताइए क्या करेंगे इसमें, एक यूनिफॉर्म 0 1 के लिए थ्योरम है, बताइए कैसे करेंगे, उसको यूज कर सकते हैं क्या।
सर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो स्टैंडर्ड पीडीएफ होता है वो लिख लेंगे, उससे भी उससे फिर के अच्छा, आ जाएगी। उससे भी हो जाएगा राइटली। यस, एक और तरीका वो भी है। हाँ मतलब लाइक, बीटा फॉलो करेगा ना ये के का मान माइनस के प्लस 1 से। लेकिन वो तो आपका यूनिफॉर्म 0 1 के लिए है ना, थ्योरम चेक यूनिफॉर्म कीजिए। थीटा के अपॉन 2 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ हाँ राइट, तो आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि अगर मैं वाई मान लो x/2 ले लेता हूँ तो ये यूनिफॉर्म 0 1 हो गया। अब मैं x/2 के लिए सोच लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो अब आप यहाँ सिंपली y के जो होगा, लेकिन ये बीटा रहेगा वो लिखना आरएस ऑर्डर का स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, आप उससे क्योंकि भी, वो भी बीटा ही फॉलो करता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो उससे भी आ जाएगा डायरेक्टली, उससे भी आ जाएगा। थोड़ा सा पैरामीटर जो आप बोल रहे हैं ना उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा 0 2 के होने की वजह से। पैरामीटर डिफरेंस आएगा क्योंकि इधर 2 से डिवाइड है। हाँ तो उससे एनीवे आप ये डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर मैं वैसा करता, मान लो चलो हम इससे ही करते हैं, तो आप लोग क्या आता है बीटा का पीडीएफ, मतलब केथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अगर हम लिखेंगे, मान लो वाई के ही लिख रहा हूँ मैं, तो इसका पीडीएफ क्या नहीं, वाई के का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जानते हैं, बीटा होगा विथ पैरामीटर के कॉमा n माइनस के प्लस 1, यही है ना। तो वाई के लिए लिख रहे हैं, तो इसका अगर मैं पीडीएफ लिखता हूं तो क्या होगा, वाई की पावर कितना, वाई की पावर के माइनस 1 के माइनस 1, हाँ 1 माइनस वाई की पावर 1 माइनस प्लस 4 n माइनस के n माइनस के प्लस 1 माइनस 1, तो वही हो गया। और आगे कुछ 1 अपन बीटा है ना, के कॉमा दिस होगा। एनीवे आप कंपेयर कर लो पावर जस्ट, तो y क्या ही होगा, y क्या ही होगा समाओ x/2 या कुछ उस तरह से आएगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं, मतलब k चाहिए ना। तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ, जो k माइनस 1 है वो कहीं ना कहीं x के पावर के इक्वल आएगा, क्योंकि y कहीं ना कहीं x के टर्म में है ना, लीनियर लीनियर टर्म है ना, तो ये आ जाएगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक तरीका ये भी है, k माइनस 1 को हम 6 रख लेते हैं, और यहाँ जो n माइनस k है उसको हम क्या रख देंगे, पावर क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ 1 माइनस वाई है, फिर से मैं समझ दो, y अगर x/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस x नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो उस तरह से, तो मैं बस पावर कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास 2 है और n तो 8 था, तो n को 8 रख देते हैं। सो 8 माइनस k इज 2, चेक कीजिए ये 2 या 1, सॉरी मिस्टेक किया मैंने, ये 1 है ना, सॉरी ये 2 क्यों, हाँ 1 ले लो। वो मैंने मिस्टेक कर दिया ना, ये पावर 1 है, तो पावर 1 है, तो यहाँ से क्या आ गया k की वैल्यू 7, और यहाँ से भी 7, तो कॉन्साइड कर रहा है, मतलब ये सही है, तो 7 होना चाहिए। एक ये तरीका, अदरवाइज सिंपल है कि आपके पास फॉर्मूला है ऑलरेडी rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है ना, या kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है मेरे पास पीडीएफ का, डायरेक्टली मैं वो लिख लूंगा कि n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल, जो फॉर्मूला है जस्ट आप फॉर्मूला लिखिए और कंपेयर कर लीजिए डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए 18 देखते हैं। सो 18 क्या कह रहा है कि ये जो xn अल्फा है सीक्वेंस है इंडिपेंडेंट का, ठीक है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का। सो इस तरीके से है कि xn की वैल्यू जब 1 है तो मतलब ये पीएमएफ दे रखा है, मैं सिर्फ xn लिखता हूं, तो ये दे रखा है 1/n की पावर 2 अल्फा, और xn की वैल्यू 0 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस n की पावर 2 अल्फा। ये है S एक सेट है, सेट ऑफ अल्फा जो कि मोर देन 0 सच दैट ये xn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू, सो xn कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली, ठीक है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आपसे पूछ रहा है कि इन्फिमम ऑफ s क्या होगा, मतलब अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब वो सेट है तो उसकी इन्फिमम मतलब अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सो बताइए, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, डेफिनेशन पे भी जा सकते हो आप लोग बताइए क्या करेंगे। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी मिला था हमें 2005 के पेपर में, वहां मैंने शुरू में, हालांकि देखोगे आप वीडियो तो मैंने थोड़ी गलती की है वहां पे, वो मैंने आईआईडी मान रखा था शुरू में, बाद में समझा आईआईडी नहीं था, यहाँ भी आईआईडी नहीं है, जस्ट इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, क्योंकि वो चेंज होगा, जैसे आप चेंज करोगे n की वैल्यू तो ये चेंज होगी ना। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है या इन्फिनिटी ऑफ एस? अल्फा अल्फा तो बात वही है ना, इन्फिमम का मतलब क्या हुआ, वो अल्फा जिसके लिए कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, बात तो वही है ना। जैसे इन्फिमम का क्या मतलब है आपका, इसमें क्या है, वो सारे अल्फा है जिसके लिए ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर जाए ऑलमोस्ट श्योरली, मतलब वही है ना, चेक कर लीजिए कि S इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फा फॉर दैट, मतलब फॉर एग्जांपल S आपका इंटरवल आ गया, मान लो 0 से, एग्जांपल तौर बोल रहा हूँ 0 से 1 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ इन्फिमम क्या आप 0 ले लेंगे ना आप, तो वही कहना S क्या है, सेट ऑफ इंटरवल्स ऑफ अल्फा है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो ये हो नहीं पाया था, सर बता दीजिए। ऐसे करते हैं, तो
आप लोगों ने थ्योरम पता है बोरेल कैंटिल लेमा? हाँ पता है। बताइए, तो उसी को यूज कर लेते हैं। क्या बोरल फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट अगर First. फर्स्ट है तो इन्फिनिटी हो तो 1 होगी सुप्रीमम की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ही कर लेते हैं, लेस बोरेल कैंटिली लेमा। आप लोग सर्च कर लेना ये क्या है। इसके दो स्टेटमेंट है, ऑलमोस्ट रिलेटेड ही है दोनों। सो पहला जैसे आप क्या बताना चाह रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो ऐसा है सीक्वेंस an का समेशन, अगर ये है तो इक्वल टू चलो। इन्फिनिटी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। लेस देन इन्फिनिटी कर लेते हैं। सो लेस देन इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है देन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जीरो an रहेगा। ऑलमोस्ट श्योरली, हाँ जीरो जाएगा। हाँ, या इनफाइनाइटली ऑफन, ऐसा लिखा था बुक में स्टेटमेंट, दिस इज 0। ओके, इसको यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, तो यहां से अगर आपसे पूछे हम, अगर मैं यहां समेशन लगा लूं तो क्या होगा? अगर आप यहां समेशन लगा ले तो ये फाइनाइट कब होगा? जब अल्फा 1 हो जाए ना। 1 क्यों होगा? आप सोचिए, ये सीरीज का वो पी सीरीज आपने पढ़ा होगा ना, सीरीज पी सीरीज n की पावर p1 और 1 होंगे जब 1 अल्फा इक्वल टू मोर देन 1 होना चाहिए ना, मोर देन 1। कैसे ग्रेटर देन हाँ, पी टेस्ट है ना। तो पी टेस्ट में क्या होता है कि दिस शुड बी मोर देन 1, तो अल्फा शुड बी मोर देन हाफ, तो उसके लिए कन्वर्ज करेगी, और उसके लिए ये ऑलमोस्ट श्योरली, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, तो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, इसका क्या कंक्लूजन आएगा उस थ्योरम से। तो यहाँ से हमारा an ये वाला चीज है, an क्या है, xn इज 1, ठीक है। सो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ xn बीइंग 1 इनफिनिटली ऑफन या ऑलमोस्ट श्योरली इज कितना, क्या इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो 1 नहीं है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस सीक्वेंस में xn की वैल्यू 1 नहीं है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब xn बीइंग 0 इनफिनिटली ऑफन इज व्हाट, 1। इसका क्या मतलब हुआ कि xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। हाँ हो गया, तो ये चाहिए हमें। तो अल्फा क्या इससे मिलना चाहिए मुझे, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। 1/2। तो कहने का मतलब मेरा सीक्वेंस ये आ गया, मेरा तो ये मिल गया, s इज दिस इंटरवल हाफ टू इंफिनिटी, तो उसके से मिनिमम क्या है, अल्फा हाफ ही होना चाहिए। चेक कीजिए, इक्वल भी लगेगा ना हाँ आपने अल्फा भी तो सीरीज कन्वर्ज है ना 1/n नहीं पे कन्वर्ज। नहीं 1/n कन्वर्ज नहीं करती ना, ये इस सीरीज के बारे में क्या कह सकते अगर हैं। अल्फा की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1/n² कन्वर्ज नहीं करेगा पाई स्क्वायर अपन। हाँ, यू आर राइट, हम ये वो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं हमें अल्फा की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम नहीं, इन्फिमम थोड़ा डिफरेंस है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल 1 हो सकता है ना। अच्छा, नहीं 2 अल्फा 1 कैसे हो सकता है, अगर 2 अल्फा को आप 1 रख दो तो क्या ये कन्वर्ज करेगी। नहीं 1 नहीं मैं कह रहा, ग्रेटर है मतलब 2 अल्फा जो है 1 से बड़ी है, 1 से 1 के इक्वल, ये कह रहा हूँ मैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, क्या 2 अल्फा 1 पॉसिबल है। देखो, आप मोर देन इक्वल टू मतलब ये भी बोलो पॉसिबिलिटी है 1 होने की, मैं पूछ रहा हूँ क्या 1 पॉसिबिलिटी है, 2 अल्फा को 1 होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बाकी लोग बताओ। नहीं होगी, नहीं, डाइवर्जेंट होगी। क्योंकि वो डाइवर्जेंट, ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इसने मिनिमम नहीं पूछा है, आप देखोगे इन्फिमम सेट का इन्फिमम पूछा है, और इन्फिमम क्या होता है, इन्फिमम सेट का मेंबर नहीं भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, आपको पता होगा ऑब्वियसली कि मिनिमम और इन्फिमम में भी डिफरेंस है कि मिनिमम जो है सेट का मेंबर होना चाहिए, इन्फिमम जरूरी नहीं सेट का मेंबर हो, है ना, जो मिनिमम वैल्यू जरूरी नहीं है ना। सो इन्फिमम आप यहाँ देखेंगे आप इस की अगर पूछता मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा तो हो सकता है मे नॉट एग्जिस्ट, इसलिए इन्फिमम पूछा, इन्फिमम क्या होगा, हाफ है, ठीक है ना। यहाँ इन्फिमम जो सेट एस का है दैट इज हाफ, तो आपको ऑलरेडी पता है इन्फिमम सुप्रीमम मिनिमम मैक्सिमम, अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इन सब में, ठीक है। तो इन्फिमम और मिनिमम में डिफरेंस है, सेम वर्ड नहीं है, मिनिमम और इन्फिमम थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको देखना पड़ेगा। सर ये एक बार फिर से बता दो, बोरेल कैंटिलीवर। हाँ, उसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। सो बोरेल कैंटिलीवर आप अगर सर्च कर ले, मैं समझा देता हूँ। देखो सिंपल बोल रहा है कि ये एक सीरीज है, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ an क्या है, कोई सीक्वेंस ऑफ रैंडम या सीक्वेंस ऑफ इवेंट ले लो, चलो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, a1 a2 a3 a4 an सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। तो बोल रहा है कि समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ an अगर फाइनाइट हुआ, ठीक है, अगर ये फाइनाइट हुआ देन ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ an है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, इनफाइनाइटली ऑफ n मतलब ऑलमोस्ट श्योरली
जीरो होगा, मतलब ये ऐसे स्टेटमेंट है कि ए एन की वैल्यू या ए एन विल ऑकर इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। बुक में थोड़ा लैंग्वेज आप देख सकते हो, उसका लैंग्वेज कई बार लैंग्वेज में लिखा रहता है कि ए एन विल ऑकर इनफाइनाइटली ऑफन, दिस इज प्रोबेबिलिटी जीरो। ये अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है, पहला पार्ट था, इसी में दूसरा पार्ट क्या होता है आप देखोगे, वहां लिखा रहता है सेकंड पार्ट जो इसी का है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन अगर इन्फिनिटी हो गया तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ए एन इनफाइनाइटली ऑफन या ऑलमोस्ट श्योरली क्या होगा, ये सीरीज डाइवर्स कर रही है, तो डाइवर्स कर रही है तो ये 1 होगी। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर ये फाइनाइट है सीरीज तो दिस विल टेक वैल्यू ओनली 1 और 0। मुझे याद आ रहा है मैं मद्रास में इंटरव्यू दे रहा था, आईआईटी मद्रास में, तो मुझे उन्होंने पूछा था कि ये कॉइन को मैं इनफिनाइट बार टॉस कर रहा हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी इनफिनाइट बार हेड आएगा। समझ आप, एक कॉइन को मैंने इनफिनाइट बार टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी इनफिनाइट बार हेड आएगा। अब बताओ सोच के, इसी थ्योरम से होगा वो। उसमें मुझे नहीं आया था, मुझे अब समझ आया कि वो था, उसमें मुझे आया ही नहीं था, पूछा क्या उसने, 1 होगा ना सर, है ना। तो यहाँ पे यस देखिए, अब हाफ चेक कीजिए, तो अगर आप हाफ रख देंगे हर बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है ना, तो प्रोबेबिलिटी समेशन हाफ कितना हो जाएगा, जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है ये समेशन हाफ प्लस इन्फिनिटी है, क्योंकि हेड की धर्मा प्रोबेबिलिटी हाफ ही है ना, तो ये इन्फिनिटी हो गई। इसका मतलब है कि हेड इनफिनिटली ऑफ एन दिस इज 1, हाँ ये 1 हो जाएगा ना। तीसरे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो डायरेक्टली इस थ्योरम पे बेस जाओ। इस कंसेप्ट पे सर एक और क्वेश्चन है इसी पेपर में, अच्छा वो अब समझ आ रहा है। ओके ओके, हाँ मुझे भी बाद में समझ आया, तब मुझे नहीं समझ आया था, ऐसे होता है जब हम यूज करते हैं तो समझ आता है। ठीक है, तो ये बोरल कैंटिलीवर लगा ले रहा था, लेकिन वो एक्चुअली में वो हार्मोनिक सीरीज का जो कांसेप्ट है वो वहां पर मैं कंफ्यूजन में था कि मिनी इन्फ्यूजन किसका पूछ रहा है। सवाल समझ गया कि बोरल कैंटिलीवर सही लगेगा, बट हाँ यहाँ थोड़ा सा हुआ है, इन्फिनिटी ऑफ एस पूछ रहा है, तो एस क्या है, सेट ऑफ अल्फा जो कि पॉजिटिव है सच दैट दिस एक्सएन शुड कन्वर्ज टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली। तो ये ऑलमोस्ट श्योरली की बात बोरल कैंटिलीवर करता है, हालांकि स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर भी करता है। इसके लिए मैंने 2-3 बुक भी पढ़ा है, सवाल करते करते। कोई बात नहीं, गलतियां हमसे भी सबसे ये होती आगे पूछो तो सीनियर थोड़ा इजी बता। कोई दिक्कत नहीं है, तो होता है गलतियां, है ना। और इसी पे एक और थ्योरम है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वो एक्स बार की कन्वर्जेंस की बात करता है कि जो एक्स बार है वो दैट विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू म्यू, है ना। पॉपुलेशन मोमेंट विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू सैंपल, उल्टा बोल दिया, सैंपल मोमेंट विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू पॉपुलेशन मोमेंट, तो वो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ से सो क्या कर रहा, अच्छा मुझे लग रहा है क्या हुआ? ये पूरा पेज चेंज होगा एक बार में ना, हाँ होगा ना। 2021 का ही पेपर है ना? नहीं वो सेटअप गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है करते हैं इसे, यही था ना अगला, यही होगा। तो लास्ट कौन सा था, 18 था ना लास्ट वाला, वो जो बीच में सर्कल है ना उसको साइड कर दो। वो तो ठीक है, सेटअप करना पड़ेगा, 19 ही होगा, 19 18 था वो, ठीक है ना। अच्छा वो 18 था ना, ठीक है, तो 19 से करते हैं, हाँ वास्प रिसेट कर देंगे। सो 19 में क्या आपका कि एक्सएन बी अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आईआईडी है, रैंडम वेरिएबल ईच हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0 2, ठीक है। तो पूछ रहा है कि Zn है, ठीक है। तो हालांकि लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो आपको दिख रहा होगा ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये मतलब लॉग का हम फॉर्मूला यूज कर ले तो 1/n बाहर माइनस बाहर और समेशन, ठीक है ना, log 2 माइनस xi। और हालांकि फिर से यहाँ उन्होंने थोड़ा सा घुमाया ना, यूनिफॉर्म 0 होता डायरेक्टली हम बोल पाते तो कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। सो हमें पता है कि अगर x यूनिफॉर्म 0 1 होता है, थ्योरम है, तो माइनस log x क्या फॉलो करता है, उस पे ही है ये एक्सपोनेंशियल 1, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम इस पे हो जाएगा, ये आप x/2 लिख लो, जहाँ x है ना उसको x/2 कर लो आप फिर से, मतलब आप नया y ले लो x/2 और उससे ट्राई करके देखो, तो y हो गया यूनिफॉर्म 0 1। अब y पे ये थ्योरम लगा लो, या थोड़ा और दिक्कत हो तो आप 2 टाइम, इसमें थोड़ा आसान पड़ सकता है आपको, ये कितना होता है chi² 2 या एक्सपोनेंशियल 2, मतलब जिसका मीन 2 हो, एक्सपोनेंशियल जिसका मीन 2 हो, तो ये भी लगा सकते हैं आप 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ, तो उससे भी हो जाएगा। तो ये थ्योरम यूज कीजिए, हो जाएगा इजीली इस रिजल्ट से कि y पे आप ये रिजल्ट अप्लाई कर लो तो आ जाएगा। क्या है x, हाँ सर 2 माइनस x भी यूनिफॉर्म में तो करेगा। यस यस, जैसे आप जानते हो कि x अगर यूनिफॉर्म 0 1 है
तो 1 माइनस एक्स भी यूनिफॉर्म 0 1 होगा। एक्चुअली जब हम ट्रांसलेशन करते हैं यूनिफॉर्म पे तो यूनिफॉर्म ही रहता है, चाहे आप स्केल ट्रांसफॉर्म करो या मतलब उसका एक्चुअली यूनिफॉर्म का तो सीधी लाइन जो कहीं से काटोगे तो यूनिफॉर्म ही एग्जैक्टली वही तो आप जैसे लोकेशन चेंज करो या स्केल चेंज करो वो यूनिफॉर्म ही रहेगी। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली एक्स अगर यूनिफॉर्म 0 2 है और आप 2 माइनस एक्स ले रहे हो तो बस ये देख लो कि 2 माइनस एक्स का रेंज क्या है, उस पर यूनिफॉर्म ही रहेगा। तो जब एक्स आप 0 सर अगर जब आप दो यूनिफॉर्म ऐड करते हैं तो ट्रायंगुलर बनता है ना। हाँ तो वो अलग है ना। तो यहाँ पे बस हम इस ट्रांसफॉर्मेशन स्केल और लोकेशन चेंज करने की बात कर रहे हैं। ओके तो ये थ्योरम अप्लाई कीजिए, हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा कर सकते हैं। अरे भैया इसको मैं शिफ्ट एक मिनट सेट करता हूँ उसको। तो ओके तो हो गया। तो ये 19 20 अभी नहीं करते, ये मार्कोव चेन का है। 22 1 करते हैं, ठीक है। हाँ तो ये कह रहा है कि 0 2 जो है रियलाइजेशन है, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू है रैंडम वेरिएबल का ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2। तो लाइक x1 x2 मान लीजिए रैंडम सैंपल है साइज 2 का, तो x1 की वैल्यू है ना x1 x2 0 या 2 ले सकता है, कोई एक वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। अच्छा एक का 0 एक का 2 इस तरह से समझिए। तो फ्रॉम अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर है ना 2 एंड p। अच्छा तो कुछ इस तरह से लाइक मैं बोलूँ कि x1 x2 जो है दे आर बाइनोमियल 2, p इस तरह से है ना। एंड टू टेस्ट h0 में p की वैल्यू हाफ है और h1 में p की वैल्यू नॉट इक्वल टू हाफ है। ओके तो द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इक्वल, सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स तो क्या होगा। तब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हाँ अगर मान लीजिए कि x फॉलो कर रहा है बर्नौली और p है 0 से 1 के बीच में और मेरे पास दो रैंडम सैंपल है, दो सैंपल है 0 और 2, तो इसका एमएलई क्या होगा? इसका एमएलई हाँ अच्छा मतलब आप बोल रहे हैं कि x की ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब जो भी है 0 और 2 है। ओके x2 मान लीजिए 2 है। हाँ तो आप ठीक है, बोल रहे एमएलई क्या होगा। तो पहले तो मैं इसका साइज लाइक्लीहुड सैंपल का साइज भी 2 है। तो इसका मैं क्या करूंगा लाइक्लीहुड फंक्शन में पहले x1 = 0। मुझे एक्चुअली याद बहुत कम चीजें रहती है तो मैं डिराइव कर लेता हूँ। तो हम पहले तो मैं लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करूंगा और आप देखेंगे कि हाँ बाइनोमियल बर्नौली का एमएलई x बार होता है ना। हाँ वैसे फाइंड करोगे आप, उससे फाइंड करो शायद p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x, ये होता है ना उसका इन जनरल फॉर्म। एक मिनट सो x 0 या 1 हाँ ठीक है, यहाँ से आप करके देखो। तो लॉग लेके आई थिंक x बार ही आएगा, मुझे याद नहीं है बट करके देख सकते हैं आप। x बार आएगा तो अगर हम x बार की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा। हाँ 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 और p तो 1 पे है ही नहीं ना, 0 से 1 पे वो ओपन है ना। तब हम क्या वैल्यू लेंगे उसकी एमएलई की? नहीं तो p जो mle होगा दैट शुड बी अ वैल्यू इनसाइड द पैरामीटर स्पेस ओनली। हाँ तो 0 1 तो नहीं होगा mle कभी भी। जैसे इस तरह क्वेश्चन है तो उस केस में आपका या तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा या उस बीच का आपको चुनना पड़ेगा जिस पे मैक्सिमम हो जाए। कभी भी mle पैरामीटर स्पेस का ही मेंबर होगा। सवाल इसी बेस पे आधारित है। अच्छा वैसा है क्या, तो देखना पड़ेगा। मैं सॉल्व तो नहीं किया मैंने अभी, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने सॉल्व नहीं कर रखा है, तो हम देख सकते हैं करके क्या आएगा। तो है ना जैसा भी आइडिया ले सकते हैं। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओ पहले। ये कैसे फाइंड करोगे आप लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैसे आएगा। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में क्या करते हैं कि h0 और h1 की वैल्यू रखेंगे। h0 हमारे पास है और h1 में हमें मेली का इस्तेमाल करनी है। यस हाँ अच्छा तो आप ये कह रहे हो कि mle इसमें क्या होगी। एक्चुअली तो अब ये कोई भी जो जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा है तो आप जानते हो सिंपल वर्सेस सिंपल में बहुत इजी सा हो जाता है ना कि लाइक्लीहुड उसमें क्या होता है, अलग ऐसा लिखा होता है सुप्रीमम ऑफ L थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है, पैरामीटर स्पेस अंडर h0 और अपॉन आता है सुप्रीमम ऑफ L थीटा। L इज लाइक्लीहुड फंक्शन एंड यहाँ लिखते हैं सुप्रीमम ओवर थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा पूरा। तो ये फुल पैरामीटर स्पेस है। तो फुल पैरामीटर स्पेस पे जो भी मैक्सिमाइज करेगा उसी को हम एमएलई कहते हैं, डेफिनेशन है। तो इसलिए हम लोग आप जानते हो कि डिनोमिनेटर में थीटा के प्लेस पे हम क्या रखेंगे
ml ही रखेंगे, है ना, थीटा की जगह ml ही रखेंगे। अब वो ml कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से कि क्या आएगा इसमें, तो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 2 है ना, तो इसको फाइंड करके देख लो। ये कितना आता है, x/0 पे कितना आएगा प्रोबेबिलिटी, p की पावर कितनी, सैंपल साइज क्या है, अच्छा ये तो बर्नौली है ना, x1 x2 तो तो ये हो गया तुम्हारा 0 मतलब 1 माइनस p, है ना। और ये बताइए सर, बाइनोमियल का लाइक्लीहुड लिखने में NCX होता है तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते? NCX, अच्छा लाइक्लीहुड फंक्शन में, हालांकि इससे कोई हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो p वैसा चाहिए जो मैक्सिमाइज करे, तो अब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए ना मुझे, हमें तो वो मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन लिखने में x1 x2 सारे सैंपल लिया जाता है, ठीक है, तो बर्नौली बाइनोमियल में NCX होता है तो हम डायरेक्ट सैंपल का लाग ले, उसका लाग ले PDF का, या फिर उसमें सैंपल लिखें, लाइक्लीहुड लिखें? नहीं, लाइक्लीहुड लिखो आप, फिर लाइक्लीहुड लिख के फिर उसका लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, देन उसको आप मैक्सिमाइज करो, ठीक है ना। सो यहाँ पे जैसे x/0 क्या 1 माइनस p हो जाएगा, मतलब 1 माइनस p स्क्वायर, क्या था ये, फ्रॉम बाइनोमियल है ना, ये x1 x2 ये है ना, फॉलो कर रहा है, तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस p स्क्वायर, और यहाँ पे जो x2 बराबर 2 है, तो दोनों बार सक्सेस आ गया, तो लाइक p स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया, अब इसको मैक्सिमाइज करके देखो आप, तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया, आपके पास p की वैल्यू 0 से 1 में है, तो क्या आप इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हो, डायरेक्टली कर लो, या लॉग लेना है तो लॉग लेके कर लो, क्योंकि लॉग लेने से क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट वही आएगा जो लॉग लेके आप डिफरेंशिएट करके करोगे तब भी वही आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो निकालो किस पॉइंट में मैक्सिमम है ये। मुझे लग रहा है हाफ पे मैक्सिमम होगा, जहां तक मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है, चेक करो एक बार आप, हाफ पे ही मैक्सिमम होगा ये, क्योंकि 0 या 1 रखेंगे तो कहीं हर बार 0 हो जा रहा है, तो ये हाफ पे जाकर मैक्सिमम होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप करके देखिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए p के रेस्पेक्ट में, 0 पुट कीजिए, देखिए p क्या आता है, इजी बनाना है तो लॉग ले लो, फिर डिफरेंशिएट करो और 0 पुट करो। सो आप लोग मैक्सिमाइज कीजिए इस फंक्शन को, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, उससे मुझे p की ml मिलेगी, ml मिल गई तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यहाँ से आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में p को हाफ रखना है और डिनोमिनेटर में देखो क्या आता है, आपने लाइक्लीहुड कोई सैंपल वैल्यू के उसमें लिख लिया टर्म में, आपने फार्मूला नहीं लगाया, फार्मूला लगाने पे सवाल में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, आपने लाइक्लीहुड को लिख दिया, वहां से हो सकता है। हाँ हो सकता है आप भी सही सोच रहे हो, दूसरे तरीके से कर रहे हो आप, लेकिन हालांकि मैंने ये वाला PMF यूज नहीं किया अभी, क्योंकि नहीं उस तरीके में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें मैंने x बार अगर डायरेक्ट ले लेते हो तो 1 पे है नहीं वैल्यू, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है एक्चुअली अच्छी बात यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर दे रखा है, प्रॉब्लम जो आप कह रहे हो आप सही कह रहे हो, तब ऑब्जर्वर नहीं देता ना तब प्रॉब्लम आती, यहाँ इन्होंने दे रखा है इसलिए इजी हो गया है। तो इसलिए हमने डायरेक्टली यूज कर लिया, क्योंकि डिस्क्रीट में लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना डिफिकल्ट टास्क है, अगर वैल्यूज नहीं दे रखी है आपको, तो जैसे हम कॉन्टिन्यूअस में लिख देते हैं जस्ट प्रोडक्ट fxi लिख देते हैं ना, लेकिन डिस्क्रीट में प्रॉब्लम आती है, वैसे अगर जब नहीं दे रखा ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो डिस्क्रीट में प्रॉब्लम आएगी लाइक्लीहुड निकालने में, इसलिए इन्होंने दिया है, ठीक है ना। आप देखिए जहां तो मुझे आइडिया लग गया कि ये हाफ आना चाहिए, अब करके देख लो, वेरीफाई कर लो आप लोग, जस्ट मैक्सिमाइज दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू p, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट व्हाट पॉइंट, वो p बताना है आपको जिसके लिए मैक्सिमम हो जाए। हाफ ही है, ठीक है ना, हाफ आ गया, तो 1 आ जाएगा आंसर शायद, क्योंकि न्यूमरेटर में भी आप हाफ रखोगे, है ना, और डिनोमिनेटर में भी हाफ रखोगे तो 1 आ जाएगा। 1 है आंसर, ठीक है, फिर तो आप समझ में रहे कहना क्या चाह रहा हूँ लोग, जो मैं लिख रहा हूँ रेशियो, लाइक्लीहुड रेशियो में क्या होता है, रेशियो लेना होता है लाइक्लीहुड फंक्शन का अंडर h0 अपॉन अंडर h1, ठीक है ना, कुछ बुक में h1 पहले h0 बाद में है, तो आप देखना उसके हिसाब से डेफिनेशन है, मतलब क्रिटिकल रीजन है, तो मैंने h0 अपॉन h1 लिखा है। सो लाइक यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ h0 में p क्या था, मेरा हाफ था, तो डायरेक्टली मैं p की जगह थीटा की जगह p रखना, तो हाफ रखूंगा मैं, ये लाइक्लीहुड फंक्शन है ये, इसमें हाफ रखूंगा, अपॉन डिनोमिनेटर मुझे देखना था कि p की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लाइक्लीहुड मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, ठीक है, तो स्पेसिफाई होता तो डायरेक्टली वो यूज कर लेते, नहीं कर रखा था तो यहाँ हमें ml निकालना पड़ा। ml क्या होता है, जिस पैरामीटर के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, तो हम यहाँ फाइंड किया, ये p मुझे हाफ ही मिला, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही हो गया, तो कट के 1 आ गया, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ठीक है। देख लीजिए एक बार, अगर डाउट है तो बताइए, किसी को कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट, ठीक है ना, मतलब हमने डिस्कस कर लिया काफी, है ना, बाकी लोग भी इंटरेक्ट करो, अच्छा लगेगा ना, उससे क्या होता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, कि अलग पर्सपेक्टिव हो गया, ऐसा भी हो सकता है इस तरह से। सर जी सर इसकी आंसर की में सर एग्जैक्ट 1 नहीं दे रखा, 0.982 1 दे रखा है। अच्छा, तो 0.99 टाइप का,
ऐसा, लेकिन 1 भी वैलिड होगा, अगर 1 भी कोई आंसर टिक किया तो करेक्ट होगा क्योंकि वो 1 तक है, चलेगा। अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हो कि न्यूमेरिकल इसमें 0.982 1 दे रखा है, ओके। सो लाइक कुछ और होगा क्या? तो ये आपने वेरीफाई किया, हाफ ही आएगा, हाफ ही आएगा। यस सर। तो और क्या हो सकता है? एक्चुअली हो सकता है ये थोड़ा 1 से कम कंसीडर कर रहा हो क्योंकि इसको लग रहा हो कि डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ा दो, बट इट्स ओके, है ना, 1 इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो इजी सा है 22, जस्ट डेफिनेशन बेस्ड। इसमें क्या है कि x be a random variable having PD of this, तो आपको इसका एक्सप्रेशन क्या है, y डेफिनेशन यूज करो, 4/3 जस्ट इंटीग्रेशन करना है, दिस टाइम इनटू दिस टाइम। सर एक्चुअली हाँ, उस क्वेश्चन में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया था कि p डज Not. नॉट इक्वल टू 1/2, ओके, तो 1/2 से ग्रेटर ले या लेस ले तब जाके वो वैल्यू आंसर सही आएगा। ओके, जैसे हमको 1/2 लेना ही नहीं है वहाँ पे, हाँ, अगर अच्छा, 1/2 भी आए तब भी नहीं लेना है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी h1 दे दिया कि 1/2 ले ही नहीं सकते। बट चलो अच्छा ठीक है, ओके। तो 1/2 पे कितना मास आता, अगर मैं बात करूं इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, जैसे अब 1/2 से अगर लेस भी लेंगे ना तब भी वो कितना आएगा, अगर कैलकुलेट करें तो जो भी आएगा 1/2 से ले, जितना लेस लेंगे और चाहे जितना ग्रेटर लेंगे दोनों इक्वल आएगा क्योंकि 1 - p और 1 into p भी है। ओके, जैसे नॉर्मल में ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना वहाँ पे कि म्यू इज, है ना, तो यहाँ भी जब आप फाइंड करते हो लाइक्लीहुड रेशियो, जब आप वहाँ भी तो यही करते हैं, यही है, तो वहाँ भी है ना एल म्यू अपॉन, जहाँ पे म्यूज होगा पैरामीटर स्पेस में होगा और यहाँ अंडर h नॉट होगा, है ना। सो मुझे लगता है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दिस इज फाइन, क्योंकि अब हाफ पे मास कितना होगा, हाफ पे अगर मास आप देखो कितना है, मतलब हाफ इन द सेंस कि अगर p की वैल्यू हाफ है, लेकिन क्या ही उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू में 0 ही लेना है, दैट विल नॉट इफेक्ट। फिर मैं देखूंगा कैसे क्या है डिफरेंस, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है p हाफ, क्योंकि देखो ये इफेक्ट नहीं कर रहा है डिनोमिनेटर में क्योंकि यहाँ पे पूरा पैरामीटर स्पेस आ गया आपका, तो यहाँ वो p की वो वैल्यू भी आ जाती है। जैसे यहीं पे भी आप देखेंगे ना, जब इसका भी आप फाइंड करते हो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का कुछ ऐसा आता है, x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट 10, ये आता है ना, मोर देन के आएगा। अगर आप फाइंड करोगे लाइक्लीहुड क्रिटिकल रीजन, लाइक्लीहुड क्रिटिकल रीजन, तो ये आएगा। तो यहाँ भी क्या है कि आप देखोगे डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, x बार यूज करते हैं, म्यू की जगह आप देखोगे हम x बार यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका एमएल x बार आएगा ना म्यू का। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है सेम, कि डिनोमिनेटर में हम x बार यूज करेंगे। तो p हाफ नहीं यूज करना, वो h1 में है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या करता है, h1 दोनों का यूनियन होता है। जैसे आप लोग जानते हो, जैसे हम लोग अगर थ्योरी की बात करें, जब हम लोग ऐसा लिखते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट, h1 में है, थीटा बिलोंग्स टू थीटा 1, ठीक है, तो ये h नॉट x स्पेस दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, दीज टू आर डिसजॉइंट सेट। तो जब आप डिफाइन करते हो, जो मैं लिख रहा था, तो यहाँ ऐसा ही है, लाइक्लीहुड रेशियो न्यूमरेटर में सुप्रीमम ओवर बिग थीटा नॉट, और यहाँ होता है सुप्रीमम ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो, लाइक्लीहुड फंक्शन ओवर होल स्पेस। तो होल स्पेस का मतलब क्या, थीटा नॉट यूनियन थीटा 1। तो जब आप यूनियन लेंगे तो वही क्या ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाफ है और यहाँ पे हाफ नहीं है, पूरे मिला के तो 0 से 1 के बीच तो आ ही गया, इस स्पेस में डिनोमिनेटर में पूरा स्पेस ही तो आ गया, ये पूरा आ गया, तो इस बीच में हाफ तो है ही, प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब एनीवे आंसर तो ठीक है, मतलब आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। रेंज ऐसा क्यों, वो सोच सकते हैं कि ऐसा एग्जैक्ट 1 क्यों नहीं दिया, है ना। और ये ठीक है, आपका पॉइंट भी ओके, बट उससे कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा उस आंसर में, क्योंकि क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप उस प्रोबेबिलिटी में, ये है कि साइज तो 2 ही है ना। तो अगर मान लो आप सोचते हो कि 1/4 सब्ट्रैक्ट करते हो तो बहुत नीचे आंसर आ जाएगा, 0.75 पे आ जाएगा, तो प्रॉब्लम कुछ है ना। सो एनीवे आंसर इज फाइन, ठीक है ना। लाइक्लीहुड फंक्शन एट हाफ अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन एट हाफ, तो सेम कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो तो बहुत इजी से आप देख रहे हो, आप कर देना है खुद ही। क्या करना है मुझे, ये पीडीएफ दे रखा है 0 से 1 में, तो आपको इसके लिए क्या करना है, इजी है ना, जस्ट यू इंटीग्रेट 0 से 1 एंड कर लो, सो इंटीग्रेट आप, ठीक है ना। सो दिस टाइम x इंटू दिस फंक्शन फैक्टराइज कर लेना अगर हो सके तो, करके अब इंटीग्रेशन करने, पूरा खोल लो चाहो तो, और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर लो, जस्ट इंटीग्रेशन है। ऐसा नहीं करेंगे ना, जैसे मैथ पार्ट है तो मैथ पार्ट तो बाद में होगा।
लेकिन आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में नहीं कर रहा हूँ, वो भी आता है, जो टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर रहे वो आपको ऑलरेडी आता है। जब आप टेस्ट दे रहे हो, हमने टेस्ट पोर्टल पे अपलोड किया है ये पेपर, ये सारे पेपर अपलोड 15-16 मतलब गेट में 19, 20, 21, 22 का अपलोडेड है। अब उसको सॉल्व करो, जितने कर सकते हो उतने सॉल्व करो आप, है ना। कोशिश करो कि आपके 50-60 मार्क्स एग्जाम में, आप कोशिश करो इतने तक लाने की। कुछ गलतियां हो जाती है जो पता नहीं चलेगा आपको, जब आंसर की आता है तो पता चलता है, लेकिन एग्जाम में एटलीस्ट इतना आप करके आओ 50-60 नंबर के कम से कम, और मतलब एक्यूरेसी भी अच्छा होनी चाहिए उसके लिए। तो वैसे अटेम्प्ट करो, जैम के भी सारे पेपर करो आप। अभी हम करेंगे इसके बाद 21 का कर रहे हैं, फिर 22 का करेंगे, फिर जैम एक बार देख लेंगे। जैम में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, आपको ज़्यादा करना है, सिर्फ डाउट डिस्कस करेंगे। आप डाउट बताओगे वही करेंगे जैम वाले में, फिर हम वापस आएंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। सो 31 So ये कह रहा है कि x be a random variable having Poisson distribution such that ex square is 110. ओके, तो ex स्क्वायर जब आप पॉइजन में फाइंड करते हो तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा। चेक करो, तो यहाँ से लैम्डा की कुछ वैल्यू आएगी, बताइए क्या आएगी। स्क्वायर प्लस लैम्डा होगा माइनस प्लस, चेक कर लीजिए। हाँ ओके, तो अच्छा हाँ, वेरिएंस इज ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, तो आप माइनस को राइट में भेज रहे हैं, प्लस, ठीक है फाइन। तो यहाँ से ये आ गया 10 ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा आपका 10 आ गया, है ना। लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1, तो ये 10 गुने 11, सो 10 आ गया। नेगेटिव नहीं लेना, लैम्डा इज पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला कंसीडर नहीं कर रहे। सो लैम्डा 10 आ गया मुझे, तो मुझे मिल गया कि x का डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉइजन विथ 10 पैरामीटर वैल्यू 10। अब x की पावर n, और ये बोल रहा है फाइंड करो। ठीक है, करो, क्या दिक्कत है। अगर मुझे चेक करना कोई पर्टिकुलर n के लिए भी मैं कर सकता हूँ, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चलो जैसे n को मैं, के लिए कर लीजिए ना, चलिए 2 के लिए कर लेते हैं, ठीक है, या 1 के लिए। हाँ हाँ, स्क्वायर के लिए करके देख लो, वही आ जाएगा। ठीक है, वही कर लेते हैं। तो आप चेक कीजिए क्या ऐसा हो रहा है, तो ये ऐसा है, बस ये चेक कर लेते हैं। तो e x स्क्वायर हमें दे ही रखा था 110। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 टाइम्स e ऑफ x प्लस 1, तो e x तो पता ही है आप लोगों को, लैम्डा था, है ना। तो लैम्डा कितना है 10 प्लस 1, क्योंकि e1 1 है, कितना आ गया 110। तो ये तो ट्रू आ रहा है। पूछा क्या हमसे, अच्छा नॉट ट्रू पूछा है आपसे, नॉट ट्रू पूछा है। तो एक और देके देख लो। देखो ऐसे एक्चुअली हम लोग पर्टिकुलर केस से जनरल हाँ नहीं बोल सकते, बट आप जनरल निकालोगे तो भी आ जाएगा आंसर। अगर आप जैसे 3 के लिए रख, तो पहले एक बार चेक कर लो, क्योंकि MCQ है, मुझे पता है सिंगल करेक्ट है ये, तो एक ही ऑप्शन होगा जो नॉट ट्रू होगा। तो पहले बाकी फोकस करो। जैसे आपने किया, आपको इक्वल मिल गया, तो आपके मैंने ऐसा हो सकता है इक्वल है, हो सकता है, बट नॉट श्योर, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट रखा है। बट बाकी ऑप्शन को ऊपर देख लेते हैं, अगर कोई और नॉट ट्रू श्योरिटी के साथ आ गया तो वही करेक्ट होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। x इज इवन, तो यहाँ पे क्या है, x इज इवन, तो लाइक 0 2 4 उससे कर लो, तो x 0 2 इस तरह से, तो 0 पे क्या होगा, चेक कर लीजिए इसको आप, है ना। पॉइजन का यूज कर लेते हैं, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर है, चलो अभी तो लैम्डा रखे -10 रख लो, तो सब में ये तो कॉमन ही आएगा। हाँ ये तो कॉमन ही आएगा ना, e की पावर -10 सब में। तो अब बाकी चेंज होगा, लैम्डा की पावर जैसे फॉर एग्जांपल 0/0 फैक्टोरियल पहला, लैम्डा की पावर 2/2 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ये चलता रहेगा। अब ये सीरीज का सम बताइए क्या आता है, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 4 अपॉन उतने फैक्टोरियल है, तो सीरीज सम देखना पड़ेगा आपको। e की पावर लैम्डा प्लस e की पावर माइनस लैम्डा, तो ये आप कह रहे हैं e की पावर लैम्डा प्लस e की पावर माइनस लैम्डा। चेक कर लीजिए बाकी लोग, तो e की पावर -10 और तो e की पावर 10 और e की पावर -10, टू होता है शायद, देख एक बार वेरीफाई कर लो, क्योंकि डिवाइड 2 होता है, तो बाय 2 होता है। चलिए अपॉन 2 कर देते हैं, तो अपॉन 2 हो गया। तो अब कितना आ गया, ये अगर हाफ में कॉमन ले लूँ तो ये हो गया 1 प्लस e की पावर -20, तो ट्रू आ रहा है, मतलब नहीं 4 है, इसका मतलब फॉल्स। चेक कर लो एक बारी और देख लेते हैं बाकी। आपको चेक ये सीरीज मुश्किलें निकालना, ठीक है ना। आप देख लो एक बार सीरीज का सम क्या आएगा। हाँ e की पावर x और e की पावर -x को ऐड कर लो ना, ऐड करके कौन सा टर्म खत्म होगा, ऑड वाला ना, ठीक है। तो इसका मतलब b ही फॉल्स है। और चेक कर लो, तत्काल हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में आप आगे बढ़ सकते हो, बट अभी डिस्कस करें, देख लेते हैं। सो x बराबर k पे और x बराबर k प्लस 1 पे कह रहा है ऐसा। और चलो कोई पर्टिकुलर एक k ले लो अपनी मर्जी से आप इनमें से, तो कोई सा भी k ले लो, क्या लो, कोई है ना, इनमें से कोई एक k सेलेक्ट कर लो, बताओ
जीरो ही ले लो। जीरो ले लें, चलिए जीरो पकड़ लेते हैं। तो x बराबर 0 पे e की पावर -10 आएगा और x बराबर 0 + 1, तो 1 पे e की पावर -10, 10 की पावर 1/1 फैक्टोरियल, तो 10 e की पावर -10। अब एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप देख सकते हो, ऐसे ये डायरेक्टली भी दिख रहा होगा आपको, है ना। तो क्या हो रहा है, ये तो मॉड से है ना, तो मॉड से दोनों तो सही होगा ना वो। किससे है, नहीं समझ आया। इसमें मॉड से है ना वो, यहाँ तक मतलब 8 के आगे 9 पे वो मॉड होगा, बाई मॉडल होगा ना, तो नीचे और ऊपर दोनों सही होगा, वहां तक मतलब अच्छा ओके, प्रॉपर्टी मैक्सिमम होगी ना। अच्छा आप उससे कर रहे हो, वहां से इधर मैक्सिमम होने हाँ ठीक है, जस्ट ऑप्शन से ट्रेक कर, वैसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप मोड फाइंड कर रहे हो इसका कि किस पे मैक्सिमम, ऐसे कर रहे हो आप, अच्छा ठीक है। उससे भी कर सकते हो कि लाइक कि ये फंक्शन कब मैक्सिमम है, ये कहना चाह रहे हैं कि लाइक e के पास लैम्डा की पावर x/x फैक्टोरियल। सो आप इसका कहना चाह रहे हो इसका मोड जो आएगा वो कितना आएगा, 9, ये कहना चाहो ना आप। हाँ 9 मतलब 9 या फिर इसमें बाई मॉडल होता है, अच्छा तो 9 से इधर उधर थोड़ा ही वो करता है, तो ऊपर और नीचे दोनों सही, वो 9 से हाँ, इधर ओके। उधर होगी, ऑप्शन सही ठीक है, ऐसे हम ऑप्शन वाइज देख रहे हैं, आपका पॉइंट भी ठीक है, बट हम ऑप्शन वाइज देख रहे हैं। यहाँ से क्या मिला मुझे कि दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। अभी इसके लिए इंट्यूशन आएगा दिस इज ट्रू, अगर ऐसे बोल रहा है तो फॉर दिस, तो अगर एक के लिए भी गलत हो जाता है फॉल्स बोलते बट ट्रू है। सिमिलरली आप ये भी चेक करो, ये भी ट्रू आएगा, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है, मतलब फॉल्स चुनना था मुझे, नॉट ट्रू चुनना था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू आया था, एग्जांपल लेके देखिए, लेकिन ट्यूशन आया क्योंकि ट्रू हो सकता है, बट ये हमेशा फॉल्स है। आप देख रहे हो कि इसका आंसर हाफ टाइम ये आया है, बट यहाँ 1/4 टाइम ये है, तो वी आर श्योर दैट बी ऑप्शन इज फॉल्स, बाकी ट्रू है, ठीक है। नहीं, इसका मॉड 9 ही होगा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है ना लैम्डा, तो इसका 9 ही होगा मॉड, सही है। 9 हाँ, वो 9 कर से गया। इधर जाएगी तो सही है। तो आपको ये करके देखो, अब बाकी लोग मॉड निकाला जाता है, मॉड क्या होता है, मॉड का डेफिनेशन आप जानते हो। वैसे जब डेटा होता है तो हम देखते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में मोड कैसे निकालेंगे। आप देखो ये फंक्शन लैम्डा की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज करके जैसे भी कर सकते हो, आप चेक करो, या डिफरेंट वैल्यूज पे एक बार देख लो ऑब्जर्वेशन कैसा है, उसके हिसाब से ऑब्जर्व कर सकते हो कि, है ना, ये यहाँ लैम्डा की पावर x है या x फैक्टोरियल है, तो किस पॉइंट पे जाके ये रेशियो की वैल्यू, है ना, वो चेंज होने लगेगी, पहले इंक्रीजिंग रहेगी बाद में डिक्रीजिंग हो जाएगी, इस तरह से। तो आपको ये देखना है कि लैम्डा क्या होगा जिसके लिए मैक्सिमम हो जाए, तो वो मोड आ जाएगा। ओके, तो 32 क्या कह रहा है, x बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग यूनिफॉर्म माइनस दिस। तो ये तो एक थ्योरम मुझे दिखा है, रैथगी में थ्योरम है, ये आप चेक करोगे तो जब आप कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, कॉची में, हाँ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक खोलो, स्पीकर रैथगी का जो बुक है उसमें ये थ्योरम है या एग्जांपल है, आप देख लो, थ्योरम या एग्जांपल है, मुझे याद आ रहा है, तो उसमें ये है, तो उसमें आप चेक करेंगे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है विकर रैथगी में, जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे ये टॉपिक है उसमें ये थ्योरम। कॉची का जो सीडीएफ आता है वो यूनिफॉर्म -π/2 से π/2 में ही से आता है। हाँ या ओके, तो यहाँ 1/5 1 + x² है ना, ये होता है ना स्टैंडर्ड कॉची का, हाँ स्टैंडर्ड कॉची का, और x यहाँ रियल नंबर है, ठीक है। इसका सीडीएफ, अब ये पीडीएफ है। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, या अगर थ्योरम का स्टेटमेंट याद है इट्स ओके, नहीं तो आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो आप, या जैसे बता रहे हैं ना, सीडीएफ निकाल के देखो क्या आता है। सीडीएफ में इंटीग्रेट करोगे आप 0 to x में, इसको -∞ से x में, तो उस तरह से कुछ यूनिफॉर्म में ही आएगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, मतलब ये तो मुझे स्टेटमेंट ऐसे याद था तो ऐसे याद है, नहीं अगर आपको याद नहीं है तो देन वी कैन डू व्हाट, फिर इसको प्रूफ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। ये और रैथगी में देखो स्टेटमेंट बुक है पास, खोल कर भी चेक कर लो, एग्जाम्पल है। ओके, बाकी बचा ये, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था इसको कि अगर x मेरा, जैसे यहाँ देखो क्या बोला इसने, ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो वो थ्योरम यूज किया था ना हमने कि यूनिफॉर्म 0 1 है तो -log x क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 1, तो ये वही है, उसी का mgf है, ये एक्सपोनेंशियल 1 का ही mgf है ये, और तो ये ट्रू है एक्चुअली, आप चेक करो ये क्या होगा। अच्छा कैसे आए इसको मैं आता हूँ उस पर। फिर दूसरा जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था कि 0 1 है -2 log x, ये सब थ्योरम्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं या रिजल्ट्स हैं, आप ये सोच सकते हो, मतलब प्रूफ करना, अगर याद नहीं आपको प्रूफ करना पड़ेगा हर बार, वो चीज़ है। तो दिस इज chi² 2 या एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, एक्सपोनेंशियल 2। तो यहाँ गलती क्या किया है, या क्या बोला है, chi² विथ 1 ले ले, इसने बस यहाँ चेंज कर दिया, इसीलिए ये ऑप्शन
रॉन्ग है, मतलब मुझे नॉट ट्रू चुनना है फिर से। तो नॉट ट्रू चुनना है तो ठीक है, मुझे नॉट ट्रू, तो ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। तो ये ऑप्शन नॉट ट्रू है क्योंकि इसने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर 2 आता है। अब ये कैसे आया, तो आप सिंपली देख पा रहे हो, चेंज करो स्केल एंड लोकेशन उसका यूनिफॉर्म का। तो जैसे आपके पास क्या है, आपके पास है x है यूनिफॉर्म माइनस π/2 से π/2। तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ तक पहुंचो तो पहले पाई से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन पाई लोगे तो ये भी यूनिफॉर्म रहेगी, कितना -½ से हाफ। जैसे मैथमेटिकल इनइक्वालिटी चल रही है ऐसा, ये है। अब यहां से स्टार्ट करो और यहां तक पहुंचो इनइक्वालिटी यूज करके, तो आपको दिख जाएगा कि y यूनिफॉर्म 0 बनाएगा। अब यहां से बढ़ते जाओ, y तक पहुंचो तो यूनिफॉर्म 0 1 मिल जाएगा आपको सिमिलर वे में, ठीक है ना। देखो आप करके, तो ये हिंट है। तो ठीक है, मतलब y यूनिफॉर्म 0 बनाएगा दोनों में, तो यूनिफॉर्म 0 1 तो माइनस, सॉरी हम अगेन एक मिनट, थोड़ा सा मैं गलत बोल दिया। मतलब ये यूनिफॉर्म 0 1 कौन सा आएगा, ये वाली 1/2। हाँ हाँ हाँ, अब वो नहीं, ठीक है, ये वाली यूनिफॉर्म आएगी। अब यहाँ से चेंज करोगे तो यहाँ तक ये ½ प्लस x/π। PDF है हाँ हाँ, यूनिफॉर्म का। अच्छा ओके, तो उससे भी कर सकते हैं। ओके, जैसे फाइन देन, उससे और आसानी से देख पाएंगे आप। अगर आप CDF फाइन कर लेते हो तो क्या होता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो CDF होता है वो यूनिफॉर्म 0 1 फॉलो करता है, तो उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं आप, है ना। तो चेक करना पड़ेगा आपको, ये PDF लिखा है मैंने वहाँ पे, आपको CDF निकालना पड़ेगा। तो और भी तरीके हो सकते हैं। एनीवे, तो ये जो क्वांटिटी है ये फॉलो करेगी यूनिफॉर्म 0 1। अब करके देख लो चाहो तो, सिर्फ पाई से डिवाइड किया तो ये पाई खत्म हो गया, ये 1 हो गया। अब फिर क्या कर रहे हो आप, हाफ ऐड कर रहे हो, चलो यहाँ हाफ ऐड कर दिया तो इधर 0 हो गया और इधर 1 हो गया, देखो आ गया। अब बस वो थ्योरम लगा लिया, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको देखते हैं। तो क्या कह रहा है ये कि ओमेगा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विद प्रोबेबिलिटी Pn। अच्छा, किसी एक नंबर पे प्रोबेबिलिटी है αn, जहाँ n नेचुरल नंबर से कोई भी हो सकता है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखो फिर से मैं बोलूंगा, तो मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो जो ऐसा हो रहा हो कि x इज इक्वल टू n पे आप ऐसा मुझे बताओ कि वो एक PMF बना दे, कोई बता पाओगे? ज्योमेट्रिक यूज कर लो, हाफ हाफ पे, P हाफ Q हाफ, मतलब P हाफ ले लो तो क्या होगा, ज्योमेट्रिक में P हाफ लोगे तो क्या बनेगा, ये 1/2 की पावर n ले लो, हो गया। देखो ये बना रहा होगा PMF। देखो इसने ऐसा कोई भी आप बनाओगे उसके लिए ट्रू होगा, तो मैंने जो चुना उसके लिए भी ट्रू ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इन जनरल करेक्ट होगा स्टेटमेंट। तो मैं जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है ना उसके लिए भी करेक्ट होगा ही, क्योंकि ये इन जनरल करेक्ट है। चाहे कुछ और भी आप लेते हो जो उसको फॉलो कर रहा है तो उसके लिए भी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे, तो उसके लिए भी होंगे, चेक कर लेते हैं। तो हाफ की पावर n ले लिया, अब आप चेक कर लो, इजी नहीं है ना, अब हो जाएगा। अब तो आपको अल्फा n मिल गया ना, सब में अल्फा n पुट करो, ट्राई करके देखो क्या होगा। ठीक है, अब करके देखो, मैंने हिंट दे दिया, और ट्राई करके देखो, वरना नेक्स्ट क्लास में फिर पूछो, ठीक है। लिमिट लेना है, सीरीज है, यहाँ पे सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करना है। फिर फॉर एनी पॉसिबल इंटीजर के देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट या सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन एन लेस देन इससे होगा। T और C थोड़ा बताएंगे क्या? ओके ठीक है, चलिए ट्राई कर लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए, जैम 2022 में भी इस तरह क्वेश्चन आए। जो पहला क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे थे वो भी जहाँ तक मुझे आ रहा है जैम 22 या 21 में आया हुआ है वो भी। तो इतना हो गया। हाँ, अब देखो जैम में 22 में भी इस तरह के ठीक क्वेश्चन आए MSQ में। तो अभी आप जैम 22 का पेपर देखो, आपको गेट से मुश्किल लगेगा, चेक करके देखो। अब अभी हम गेट के क्वेश्चन किस तरह किए ना, अब जैम 22 का पेपर चेक करो, 21 का भी, इवन 21-22 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था। तो ओके, तो यहाँ पे क्या है, अभी हम 22 से स्टार्ट करेंगे, जैम में 22 से स्टार्ट करें, फिर पीछे जाएंगे 22, 21, 20, 19 ऐसे जाएंगे। तो चलो ट्राई। पहले ऑप्शन कोई डाउट है क्या, देख लो। नॉट ट्रू पूछ रहा है आपसे, तो ये तो ट्रू हो गया ना, उसके लिए हम अपने एग्जाम्पल के लिए चेक कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। हाफ की पावर n तो हाँ 1/4, ठीक है ना। इसके बारे में क्या बोलोगे आप?
समेशन रूट ले रहे हैं उसका हम, तो हाफ की पावर n बाई 2 या रूट 2 की पावर क्या ले रहे हैं, n ले लो, n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। देखो ज्योमेट्रिक सम लगा लो, इसमें भी कन्वर्स करेगी ना, क्या होगा, क्योंकि r लेस देन 1 आपको फॉर्मूला पता होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज जो इनफाइनाइट है वो कब कन्वर्स करती है, जब मॉड r लेस देन 1 हो, मॉड r लेस देन 1 है ना, तो हो गया ना, तो ये भी ठीक है, ये भी ट्रू है। गलत यही है। बी ही गलत है क्या? हाँ अच्छा चेक करो एक बारी, मैं ध्यान नहीं दे रहा, फिर करके देखो क्या आ रहा है। अच्छा मैंने गलत लिखा है क्या, एक बार देख लेता हूँ, रुक जाओ, ये सही लिखा है ना, एक बार पुट करके देख लेते हैं। तो ये क्या है, 1/2 पर f/2 होगा ना। अच्छा एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ये रूट अल्फा है ना, तो मतलब रूट अंडर 1/2 की पावर n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। हाँ ठीक है, यहाँ तक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्या लिखूं मैं आगे, ओ इसको बताओ 1/2 to the power n/2। हाँ अच्छा वो मैंने थोड़ा गलत लिखा था, ओके ओके दैट वाज माय मिस्टेक, है ना। तो होल पावर n बाई 1/2 हो गया, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई दिस। हाँ अब चेक करो इसका कन्वर्जेंस का, तो ठीक है ना, 1/2 के पावर या नहीं तो है, ठीक तो है ना, वही तो, क्योंकि वह अगर अच्छा वो भी तो ठीक ही है, क्योंकि हाफ पावर क्या ही दिक्कत है, हाँ दैट इज आल्सो फाइन। हाँ अब इसका कन्वर्जेंस में क्या दिक्कत आ रहा है, ऑप्शन में गलत है कन्वर्जन। सर इसकी जो nx टर्म निकालेंगे वो शायद 0 नहीं आएगी, तो डाइवर्स कर जाएगी सीरीज। एक्चुअली सर रूट जो आएगा ना वो नेगेटिव वाला भी टर्म आएगा इसमें, अल्टरनेटिव ऐसे करके। अच्छा एक मिनट में देख लेता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो रूट पॉजिटिव नहीं, रूट कभी नेगेटिव नहीं देगा एक्चुअली। इस क्वेश्चन को मैंने किया तो वो अगर y स्क्वायर का देखो आप ध्यान रखो, नॉट ट्रू पूछ रहा है आपसे, नॉट ट्रू पूछ रहा है, ऑप्शन क्या दिया है चेक कीजिए एक बारी, 33 का ऑप्शन चेक कीजिए, नॉट ट्रू पूछ रहा है हमसे। सर क्या पता जो एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं ये सिर्फ उसी के लिए होल्ड कर रहा हूँ। यस बट नहीं, तब उसके लिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर चेक कर लो एक बारी। ऐसा नहीं, देखो क्या होता है, आप जैसे इसने कहा कोई भी अल्फा n ले लो, जैसे शुरू में मैंने किया स्टार्टिंग में, आपको याद होगा वहां था एक्स बी नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल था, हमने यूनिफॉर्म 018 ले लिया, तो अगर उसके लिए वो गलत आ जाएगा ऑप्शन, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि उसने क्वेश्चन गलत फ्रेम किए हैं फिर। क्योंकि अगर आप जनरल क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो तो वो हर सिचुएशन में ट्रू होगा, आप मैथमेटिक्स में जानते हो ना कि एक पॉइंट पे गलत होने का मतलब वो गलत है, करोड़ों पॉइंट पे सही है फिर भी वो सही नहीं भी हो सकता है, दैट मे बी रॉन्ग एट सम पॉइंट। तो इस तरह अगर ऐसा हो गया तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं होगा। अगर इसमें अगर एक पीडीएफ फॉर्म ले लें वो 1/n स्क्वायर सीरीज का, उसमें 6/π स्क्वायर से तो डाइवर्ट कर जाएगी ना। अच्छा ओके सो व्हाट यू आर सेइंग, एक मिनट, तो हम कोई कंडीशन मिस कर रहे हैं क्या, देख लो, represent the collection of all possible outcome of a random experiment with probability this for n equals this, which of the following statement is not true। तो पहले है इसमें। अच्छा ओके, जैसे आप कोई अभी पॉइंट कह रहा था ना, फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे हम एग्जांपल ले कर रहे हैं, जस्ट शायद आप सही कह रहे थे, पॉइंट कर रहे थे, मैंने बोला वो भी मैंने सही बोला, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम एग्जांपल से जब कोई ऑप्शन चेक कर रहे हैं, स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन की, ऑप्शन की, तो अगर कोई एग्जांपल से ऑप्शन करेक्ट हो रहा है तो उस ऑप्शन की आप गारंटी नहीं दे सकते, मैंने वही लाइन बोली है कि अगर करोड़ों पॉइंट पे करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं वो करेक्ट है, क्योंकि करेक्ट होने के लिए हर पॉइंट पे करेक्ट होना पड़ेगा उसको, तो गलत एक पॉइंट पे है तो गलत है, तो मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे हो सकता है कि ये ऑप्शन हमारे एग्जांपल के लिए करेक्ट है, शायद आप वही पॉइंट कह रहे थे जो भी कह रहे थे, है ना, तो ये ऑप्शन उसके लेकिन दूसरे एग्जांपल के लिए फॉल्स हो सकता है ना, क्योंकि हम तो एग्जांपल से कर रहे हैं। सो लाइक इन जनरल बोल सकते हैं क्या, क्वेश्चन ये है ना, मतलब ट्रू आप किसी स्टेटमेंट को कब बोलते हो मैथ्स में, मतलब कोई थ्योरम जो होता है वो कब ट्रू है, वो हमेशा ट्रू है ना, मतलब कोई स्टेटमेंट जब आप बोलते हो ना हो उसका कोई, हाँ उसका कोई काउंटर एग्जांपल ना हो, एग्जैक्टली वही है। तो यहाँ जब मैं स्टेटमेंट अगर मैं ट्रू बोल देता हूँ तो मैंने सिर्फ अपने एग्जांपल के लिए ट्रू बोला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑप्शन हर एग्जांपल के लिए ट्रू हो गया, क्वेश्चन ये वैलिड है वहां पे, ठीक है, बट ऑप्शन पे वो है कि ऑप्शन में अगर ट्रू बोल रहा हूँ स्टेटमेंट तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हर वैसे अल्फा n के लिए वो ट्रू होगा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। आप ये समझ ना, मैं स्टेटमेंट बोलना चाह रहा हूँ, ये तो लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक्स में से बातें हैं ना। ओके एनीवे, तो इसके लिए फाइन है, लेकिन दूसरा जो आप कह रहे थे ठीक है, यस, सो व्हाट यू आर सेइंग 6/π² 1/n², ये हाँ यही, ओके, हाँ तो समेशन इसका भी 1 आ जाएगा, ओके। अब इसमें आप करेंगे तो उसको 1/n ही लेंगे अगर अल्फा को 1/n ले ले, लेकिन नहीं अच्छा चलिए 1/n ले लेते हैं, लेकिन आप जब 1/n ले रहे हैं ना तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा क्या ये पीएमएफ बना रहा है, ये पीएमएफ है, दिस इज पीएमएफ, कि टोटल सम 1 आना चाहिए,
क्या 1 आएगा उसमें? नहीं आएगा, वो डाइवर्स करेगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, टोटल सम ऑफ जो इन्फिनिटी आ गई, तो वो वैलिड पीएमएफ नहीं होगा। तुम्हें वैलिड पीएमएफ लेना पड़ेगा जहाँ समेशन 1 आना चाहिए। तो जैसे ये एक वैलिड एग्जांपल है, आप चेक कीजिए 1 आना चाहिए, आएगा 1, ये वैलिड एग्जांपल है, और भी हो सकते हैं, है ना? मतलब ऐसा सीरीज लेना है जिसका सम 1 हो। हाँ, जैसे मुझे गलत दिखाना है, जैसे आपने एग्जांपल दिया, ये वैलिड एग्जांपल हो गया, तो हमें किसी स्टेटमेंट को गलत दिखाना है, तो एक एग्जांपल काफी है, वो एग्जांपल आपने ये दे दिया मुझे, ठीक है, गलत दिखाने के लिए, ठीक है ना? एक एग्जांपल में मैं सी और डी में कंफ्यूज पा रहा था, मतलब सी और डी चेक नहीं कर पा रहा था मैं। चलिए ट्राई करते हैं। तो ठीक है, तब यहाँ से पता चल गया कि बी इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि मुझे एक ऐसा एग्जांपल मिल गया, तो एक एग्जांपल मिल गया तो मैं किसी स्टेटमेंट को फॉल्स बोल सकता हूं। लाखों एग्जांपल के लिए कोई स्टेटमेंट ट्रू है, फिर भी उसके ट्रू होने की गारंटी नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो वही मैं बोला था ऑप्शन के लिए, ओके, स्टेटमेंट के लिए। फाइन, तो ये हम लोग एग्जांपल हमेशा काउंटर क्रॉस करने के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन को नॉट ट्रू दिखाने के लिए यूज करते हैं काउंटर एग्जांपल, ट्रू दिखाने के लिए यूज नहीं करते एग्जांपल। ओके ओके, ठीक है, सी देखते हैं। सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के देयर एग्जिस्ट के डिसजॉइंट इवेंट्स, मतलब कोई भी के आप इंटीजर चूज कर लो, फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ कुछ भी मान लो, सपोज 2 ही ले लिया स्टार्टिंग में, तो कह रहे हैं ऐसा के डिसजॉइंट इवेंट मुझे मिलेगा, फॉर एग्जांपल a1, a2 मिलेगा मुझे इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2 जो है वो लेस देन मैं 0.001 बना सकता हूँ, ठीक है। मैं याद है स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चन 22 में है, एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट में, तो इस तरह का स्टेटमेंट वहां भी है। सो लाइक कि a1 यूनियन a2 को मैं इससे कम कर सकता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं? हमें तो इवेंट ही चुनना है ना, तो 2 इवेंट बहुत छोटे छोटे, तो क्या दिक्कत है? मतलब ऐसा आप बना के देखो, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो जैसे मुझे गलत दिखाना है, तो मतलब हम ये कहेंगे कि मतलब सपोज मैं ट्राई कर रहा हूँ स्टूडेंट गलत प्रूफ करने का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अगेंस्ट एग्जांपल देना पड़ेगा। हाँ, या स्टूडेंट अगर ट्रू है तो फिर हमेशा ट्रू होगा। तो देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है ना, यहाँ एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, समझ रहे हो आप? एग्जिस्टेंस वाला स्टेटमेंट है ये, देयर एग्जिस्ट। अगर ऐसा आपने कोई ढूंढ लिया तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया, है ना? देयर एग्जिस्ट है इसमें। स्ट्रेस तो कितने भी हो सकते हैं। हाँ, तो ऐसा बना पाओगे कोई, है ना? तो हम ऐसे बना, मतलब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 कैसे निकालेंगे? ये n इक्वल टू 1 रखकर। अब चूज करो क्या लेना चाहते हो एलिमेंट। आप बहुत लार्ज ले लो, आप n को ले लो 1 करोड़, मतलब a1 में ले लो 1 करोड़, 1 करोड़ एक नंबर होगा ना, वो ले लिया मैंने, और a2 में 1 करोड़ 1 ले लिया। आप करके देखो क्या इससे कम नहीं आ जाएगा? आएगा, चेक करो आप। n को आपने क्या लिया? n को नहीं लिया मेरे भाई, a1 क्या है? व्हाट इज a1? a1 इज व्हाट? इवेंट। क्या है a1? इवेंट क्या होता है? डेफिनेशन क्या इवेंट का? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसका कोई सबसेट, इसका कोई सबसेट उठाओ, तो मैंने ये सबसेट उठाया। A1 सिंगलटन सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट 1 करोड़ है, 1 करोड़ नंबर है वो, लिखा नहीं मैंने पूरा, 1 करोड़ नंबर है वो। नेक्स्ट 1 करोड़ 1 है वो नंबर, सबसेट है दोनों, तो दोनों इवेंट हो गया। मैं K2 के लिए कर रहा हूँ, तो चेक करो ये प्रोबेबिलिटी लेस देन इतनी आएगी, चेक करके देखो। बहुत, मैंने बहुत लार्जेस्ट नंबर ले लिया, मतलब ये तो बहुत स्मॉल, और स्मॉल, समझ गए ना? यहाँ मिलियन बिलियन में चले जाओ, ट्रिलियन में चले जाओ, और छोटा करना है तो। ओके, बाकी ऐसे देख लो। देयर इज अ सीक्वेंस n ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट्स सच दैट कि यूनियन इससे कम हो जाएगी। सिमिलरली बना सकता हूं मैं ऐसा, इवेंट इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? जैसे आप लोग अगर बात कर रहे हो, इंक्रीजिंग इवेंट की बात कर रहा है, मतलब सेट, इंक्रीजिंग सेट की बात कर रहा है, तो जैसे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़े हैं तो वहां अलग डेफिनेशन है। इंक्रीजिंग इवेंट का डेफिनेशन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ, इंक्लूड करते जाओगे ना आप शायद पॉइंट। हाँ, 100 के बाद 1000 ऐसे, ये यही से स्टार्ट करो ना, यही से स्टार्ट कर लो आप। A1 1 करोड़, A2 1 करोड़ 1, A3 1 करोड़ 2, A4 1 करोड़ 3 कर लो, बढ़ाते जाओ, और कम होती जाएगी, फिर भी आप बना पाओगे ऐसा। कितना भी छोटा, अगर ये कम पड़ रहा है तो बहुत बड़ा ट्रिलियन में चलो, कितना बड़ा नंबर ले लो, ताकि आप, आपका एम है इसे कम करना, तो आपका यहाँ बाउंडेशन नहीं है, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है मेरे पास, तो मैं उतना बड़ा नंबर ले लूंगा जिससे छोटा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अभी है वैसा क्वेश्चन वहां भी। ओके,
चलिए ठीक, ओह सॉरी, नेक्स्ट आते हैं। तो 34 टाइम है ना भाई, कितना हुआ? 9-10 हो गया। ठीक है। सो 34 कह रहा है कि एक्स वाई ज्वाइंट पीडीएफ, ये आपको ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है एक्स वाई का, और आपसे पूछा रहेगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसके वजह कई सारे तरीके मेरे पास है। अगर मैं मान लो यू ले लेता हूँ एक्स प्लस वाई को, तो एक तो तरीका मुझे समझ आता है भाई, मान लो मैं वाई को ही ले लूँ सपोज, तो एक तो मुझे तरीका समझ आ रहा है वो वाला जैकोबियन मेथड कि एफ ऑफ यू भी निकालूँ मैं उससे, और बाद में फिर भी के रेसिप्रोकल इंटीग्रेट करके मैं यू का निकाल लूँ। एक तो ये तरीका मुझे समझ आ रहा है। और कन्वोल्यूशन मेथड भी एक आता है, उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आईआईडी के लिए ऐसा है। यहाँ आईआईडी नहीं है, क्या है, सिर्फ इंडिपेंडेंट वाली दिख रहा है ये, है ना। आप मार्जिनल निकालोगे तो प्रोडक्ट नहीं आएगा, चेक करो। ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि एक्सचेंजेबल है, तो दोनों एक्स वाई का पीडीएफ तो सेम आएगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा शायद, चेक कीजिए, नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ सम में है, तब प्रोडक्ट में देख नहीं सकते आप, तो इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप इस मेथड चले जाओ जैकोबियन मेथड से, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा। या कोई और तरीका है तब बताइए आप लोग, अगर सोच रहे हैं तो। सर ये वाले क्वेश्चन सोल्व करा दूं, ऐसे में डाउट होते हैं बड़े। ओके चलिए करके देख लेते हैं। तो ये मेथड पता है क्या, वो जैकोबियन वाला मेथड पता है क्या आपको, कैसे करते हैं? चलिए मैं करता हूँ। ये पता है, पर सर कभी-कभी अगर हम v को जैसे x माइनस p ले लेते हैं ना, हाँ। तो बाद में जब हम उसकी रेंज निकालते हैं तो उसमें डाउट आता है कि वो कैसे बनती है। ओके ओके, चलिए करके देख लेते हैं इसको, अभी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने जैसे ले लिया u x प्लस वाई, v ले लिया y, तो पहले आप x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू आ गई u माइनस v, यही ना। और सर v को आप x माइनस y लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्यों कॉम्प्लीमेंट कर, मतलब कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो सर? मतलब मैं कॉम्प्लिकेट इसलिए कि वो यूज करना पड़ जाता है, तो उसका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा सिर्फ इसीलिए। कोई दिक्कत नहीं, x माइनस वाई ले करूंगा तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन आपको फिर वहां जरूरत पड़ेगी किसका रेंज क्या है। आप पहले ये डिसाइड करो कि x माइनस वाई का रेंज क्या होगा। x प्लस वाई तो आपको समझ आ रहा होगा, मोर देन 2 होगा। हाँ, तो एक्चुअली यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग अगर कहीं ऐसा आता है कि x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, यही करना होता है। तो उसने नहीं पूछा है, अगर मैं ये लूंगा, फिर मैं ये डिसाइड करना होगा इसका रेंज क्या है। तो अब देखिए x मोर देन 1 है, y मोर देन 1 है, तो x मोर देन 1 है, माइनस वाई हो गया, लेस देन माइनस 1, चेक कीजिए, तो x माइनस वाई हो जाएगा। अब इसको कैसे बैलेंस करोगे आप, तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, हाउ विल यू बैलेंस। तो x माइनस वाई कुछ भी हो सकता है, फिर तो चेक करो क्या कोई बाउंडेशन है x माइनस वाई पे, मतलब रेंज निकालना पड़ेगा x माइनस वाई का मुझे, कि डिफरेंस दोनों 1 से ज़्यादा है, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है क्या। हाँ, अगर -1 से 2 होना चाहिए। -1 से होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू आप क्या समझ रहे हो? नहीं, अगर मैं x को 10 ले लूं, x को 10 ले लूं, y को 20 ले लूं, तो -10 हो गया। यहाँ तो मुझे लग रहा है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चेक कीजिए, रियल नंबर कोई भी हो सकता है इसमें, तो कोई भी रियल नंबर, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर मैं x को 1 करोड़ ले लूं, y को 0 मतलब 2 ले लूं, तो लार्जेस्ट कितना बना सकता हूं मैं, तो पूरा रियल नंबर हो जाएगा। y को पिक कर दिए, x को स्मॉल कर दिए तो माइनस में चला जाएगा, और x को पिक कर दिए y को स्मॉल तो पॉजिटिव चला जाएगा। तो ठीक है ना, अब हो जाएगा। आप जो कह रहे थे उस मेथड से भी करेंगे तब भी हो जाएगा। हमने डिसाइड कर लिया v का रेंज क्या है, तो उससे भी हो जाएगा। आप करके देखो, आप अब ट्राई करके दो, नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछो, हम कर सकते हैं। हालांकि हम अभी इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है इसको लेने का, क्योंकि हम क्यों कॉम्प्लीमेंट करेंगे खुद से, हम चाहेंगे हमारा इजी वे में हो जाए। बट आप करके देखो, अब इससे भी हो जाएगा आपका। जब आप v आपको पता चल गया कोई भी रियल नंबर हो सकता है, u जो है 2 से इन्फिनिटी है, तो उससे भी आ जाएगी। देखो यहाँ 2 से इन्फिनिटी, एक तो मुझे यहाँ हिंट मिल रहा है, ऐसा है। अब बस ये चेक करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करके देख लो। 2 से इन्फिनिटी में क्या आ रहा है, आ रहा है क्या 1, वैसे बोल सकते हो इसको 2 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर लो, 1 आ रहा है क्या, तो ये करेक्ट हो सकता है। नहीं, ये जरूरी नहीं कि पीडीएफ हो। हाँ अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि x प्लस वाई का पीडीएफ हो। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ ट्रू के लिए नहीं बोला। अगर मान लो 1 नहीं आया तो पक्का ऐसे ही बाहर हो गया, है ना। अगर मान लीजिए डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन ट्रू नहीं कर सकते। हाँ एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि आप ऐसे पर्टिकुलर केस के लिए ट्रू नहीं बोल सकते। बट हाँ, हम ढूंढ रहे हैं कि गलत बोल सकते हैं क्या, जैसे z मोर देन 2 आ गया, अगर यहाँ होता z मोर देन 1 तो फिर मैं इसको आउट कर देता। एलिमिनेट करना हो तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ ये से। हाँ, कभी भी एग्जांपल या पर्टिकुलर केस हम लेते हैं, आप एलिमिनेट ही कर सकते हो, ट्रू नहीं बोल सकते हम, यस। तो ठीक है, आप जैकोबियन मेथड से करके देखना, हो जाएगा। तो जस्ट यूज जैकोबियन मेथड, ट्रांसडिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा। फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन जब आ गया तो ये भी निकल जाएगा, मीन भी आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो फिर y गिवन x, तो मार्जिनल निकाल लो यहाँ से, देखो तो उससे हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बस वही है। बाकी तो नॉर्मल जो हम मतलब पढ़ते हैं जब हम सिलेबस, तो इस तरह क्वेश्चन करते हैं पूरा डिटेल में, बस वो इसी पे है।
कॉन्सेप्ट वही पुराना है, लेंथी बस है। ये पॉइजन प्रोसेस का है। चलिए ये करते हैं 38। सो ये कह रहा है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आपको दे रखा है 5, साइज 5 का, यूनिफॉर्म 0 थीटा से ले रहा है ये, वेयर जो, अच्छा ठीक है, थीटा मोर देन 0 है, तो कौन सा ट्रू है? तो पहले देख लो 3x2, 3 टाइम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 2 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो भैया हमारा यहाँ काम ये है कि मैं मीन निकाल लूँ इसका, है ना, क्या ये थीटा आएगा, तो इससे पता चल जाएगा ट्रू फॉल्स। तो फिर से आप देख पा रहे हो इसका अगर ट्रांसफॉर्म कर लो अब स्केल को, तो x अपॉन थीटा जो है वो यूनिफॉर्म 0,1 है, ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ x2, ये सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो x2 अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए मुझे आप, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इसका, मतलब y बोलना चाहो तो y बोल दो, ठीक है ना। तो ये y2 बोल रहा हूं मैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? हाँ, बीटा 2 कॉमा n माइनस के प्लस 1, तो n 5 है, तो n माइनस के प्लस 1 k 2 है, तो n माइनस, मतलब वो थ्योरम होता है बीटा, मैं लिख देता हूँ k कॉमा n माइनस के प्लस 1, कब? अगर x आपके पास यूनिफॉर्म 0,1 है, सो जो kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है दैट हैव दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थ्योरम यूज कर रहा हूँ मैं, kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, k यहाँ 2 है, तो ये 2 कॉमा आ गया कितना फाइनल 4, 5 माइनस 2 प्लस 1 4। ओके, तो इसका मीन कितना आ गया? x2 अपॉन थीटा का, हाँ 2 अपॉन 6 जो कि 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x2 का मीन आ गया थीटा, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, फिर बोल रहा है कि वेरिएंस ऑफ दिस एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक्स इज लेस देन और इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ दिस। तो आपको ये देख के एक थ्योरम याद आ रहा होगा, कौन सा थ्योरम? राव ब्लैकबेल, ठीक है। तो राव ब्लैकबेल क्या कहता है कि किसी भी एस्टिमेटर को आप, अनबायस्ड एस्टिमेटर को बेटर कर सकते हो गिवन सफिशिएंट। हाँ, तो जब तो आप यहाँ चेक करो, ये फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और यूनिफॉर्म 0 थीटा में nth ऑर्डर से कंप्लीट एंड सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो अब आप बस ये चेक कर लो, तो कहने का मतलब क्या है कि थ्योरम कहता है कि दिस विल हैव लेस वेरिएंस देन दिस, तो थ्योरम ही कह रहा है, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। राव ब्लैकबेल थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो आप, वो थ्योरम ये कह रहा है, ठीक है जी। तो उससे हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो शायद ये करेक्ट होगा, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे जो ये पॉइंट बोल रहा हूँ, जो लोग नए हैं, मतलब आप लोग आता है, लेकिन जो कुछ नए लोग हैं, स्पेशली कुछ मैथ बैकग्राउंड के भी लोग हैं यहाँ पे, तो वो लोग स्टेटमेंट लिख लो, जो मैंने बोला राव ब्लैकबेल, तो आप लिख लो, उसका स्टेटमेंट पढ़ो, उस पर कुछ क्वेश्चन कर लो, जैसे मेरा बोरेल कैंटिलेमा, तो आप वो लिख लो स्टेटमेंट उसका, फिर उससे कुछ क्वेश्चन करो, तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, जिसपे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मैं थ्योरम्स लिख रहा हूँ या यूज कर रहा हूँ वो आप नोट कर लो, स्पेशली जो मैथ वाले लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो मैथ बैकग्राउंड के हैं, तो आप वो नोट कर लो, वो स्टेटमेंट, वो थ्योरम्स, फिर उस पर क्वेश्चन करो आप। ऑनलाइन आप सर्च कर लो, 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उस तरह के, सॉल्व भी अनसॉल्व भी। So let x1, x2, xn be a random sample of size n from PD of this exponential with mean theta, और x1 मिनिमम है, तो हम जानते हैं इसके बारे में भी, ये एक्सपोनेंशियल क्या आता है मीन इसका, इस केस में कोई बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल व्हाट मतलब मीन पूछना चाह रहा, नहीं फाइनली थीटा बाई n आएगा, चेक कीजिए मीन, हाँ आप सही बोल रहे हो, आप पैरामीटर बोल रहे हो, यू आर राइट। सो पैरामीटर n बाई थीटा, यू आर राइट, मीन इज थीटा बाई n, पर जैसे इसको हम लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल थीटा, तो इसका मीन जो आएगा इस केस में 1 बाई थीटा। अरे उल्टा लिख दिया ना, एक मिनट सॉरी, चेक एक बार चेक कर लेते हो, मैंने गलत लिख दिया शायद। सो क्या कर रहा हूँ, हाँ एक मिनट दोबारा, कुछ गलत नहीं दिया, ठीक है ना, एक मिनट देख लो, ये क्या है
इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल में 2 PDF है जैसे आप लोग जानते हो, कहीं रहेगा थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स, कहीं 1/थीटा ई माइनस थीटा, दोनों यूज होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसको ध्यान रखते हैं, मीन से ध्यान रखते हैं, क्योंकि मीन पैरामीटर में प्रॉब्लम होता है जब आप एक्सपोनेंशियल थीटा लिख रहे हो ना, तो फिर आपको डाउट होगा ये कौन सा वाला है, ये वाला PDF है या फिर ये वाला PDF, डाउट होता है। आप फिक्स नहीं कर सकते, आप एग्जाम में देखा है दोनों यूज होते हैं, ठीक है, इसी नोटेशन के अंडर। तो ऐसा नहीं कि हम यही मान लेंगे, मानना नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा मीन से। तो यहाँ जो मीन है एक्सपोनेंशियल थीटा में लिख रहा हूँ, बट आप मीन से ध्यान रखना कि मीन जो इसका है यहाँ थीटा है। ओके, सिमिलरली ये जो करोगे आप, तो एक्सपोनेंशियल में जो भी आएगा, लेकिन मीन आप चेक करो इसका थीटा बाई एन आएगा। कैसे? थ्योरम था ना कि e ऑफ ईच xi जो है यहाँ पे वो थीटा है, इसका मतलब हो गया 1/1 थीटा है, 1/लैम्डा i था, आपको याद होगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, ये थ्योरम लिख रहा हूँ मैं, ये थ्योरम है एक। सो 1/समेशन ऑफ दिस थिंग, डिनोमिनेटर का समेशन होता है अकेला, तो 1/थीटा 1/थीटा, तो ये हो n/थीटा, ये आ जाएगा। तो ये फाइनली थीटा, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन आ गया थीटा बाई एन। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ भी कहीं मीन की जरूरत है, ठीक है। तो टी है समेशन एक्स आई, आप प्रूव करना चाहोगे तो टी इज कंप्लीट सफिशिएंट, जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हमें लगता है यहाँ पे छोड़ देते हैं सीधा। तो मैं इसका नाम टी, अच्छा सोचो, ये मेरा T1 है, ठीक है। अब मुझे डिसाइड करना है T1 कौन सा होगा। समझ लो आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैंने इसका नाम रीनेम किया, राव ब्लैकवेल से ही कहीं रिलेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये कंप्लीट सफिशिएंट है समेशन एक्स आई, और ये मिनिमम है अभी, तो हालांकि कैनवास तो नहीं है, बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, तो देख लो, मतलब n से मल्टीप्लाई करके मैं बना भी सकता हूँ अगर चाहूँ तो वहाँ से ना। सो जरूरत नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि T1 मैंने इसका नाम रख दिया सपोज, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि T1 इनमें से कौन सा है। हाँ, ये डिसाइड करना, मैंने इसका नाम T1 रख दिया, तो मुझे डिसाइड करना T1 कौन सा है। तो आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि T1 का मीन क्या होगा, इस T1 का मीन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 का मीन क्या आएगा, इसका मीन, एक और मीन लगा रहा हूँ, ई ऑलरेडी लगा हुआ है, एक और ई लगा रहा हूँ मैं, तो क्या आंसर आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, हाँ, x1 कितना आया हुआ है वहां पे, थीटा बाय n। तो ये थीटा बाई एन है। सो ये जो है थीटा बाई एन है। अब आप एक काम कर सकते हो, हर ऑप्शन में ई लगा के देख लो कौन थीटा बाई एन देगा। मैंने क्या किया, इस पे मीन लगा दिया, इस पे मीन लगाया, तो आपने फॉर्मूला यूज करके ये आ गया थीटा बाई एन, क्योंकि इसी के इक्वल आएगा वो। ई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स गिवन टी, तो ये फॉर्मूला आप सब ऑलरेडी जानते हो, डबल ई है तो ये इसके इक्वल आ जाता है, ये आइडेंटिटी है। अब EX1 थीटा बाई एन है, तो मतलब इसका मीन निकाला मैंने, थीटा बाई एन आ गया। अब 4 ऑप्शन में आप चेक करके बताओ किसका मीन थीटा बाई एन आएगा। एक का ही आ जाएगा सर, एक का ही आ जाएगा, यस, बाकी नहीं आएगा, चेक करो, बाकी आउट हो जाएगा। सर इसमें अगर हम जो x1 है उसको ट्रांसफॉर्म कर दे, ओके, एंसिलरी बना दे, हाँ ओके, करके देखो आप लोग, फिर नेक्स्ट क्लास दोबारा पूछो। 40, चलिए तो 40 है, ये कह रहा आपसे कि x1 x2 xn be random sample of size n from uniform this, ठीक है। फिर से यहाँ मिनिमम है, ओके, xn मैक्सिमम है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, क्या ये कंप्लीट, हाँ बताओ। तो कंप्लीट चेक करने के लिए आपको डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक लॉजिक, आप चाहो तो एक काम करो, एक पैरामीटर के लिए 2 स्टैटिस्टिक कभी कंप्लीट नहीं होता। ओके दैट इज फाइन, तो कंप्लीट नहीं होगा, यस। दूसरा लॉजिक ये है, एक वो भी सही है, इस तरह के स्टेटमेंट यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली, कि यहाँ पे एक्चुअली डायमेंशन 2 है, जो स्टिमेटर का डायमेंशन 2 है, और हमारे पास सिंगल पैरामीटर है फैमिली में, सो दैट विल नॉट बी कंप्लीट। सो एक वो है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर ऐसे करो, आप फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF निकाल लो, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF निकाल लो, एंड व्हेन यू फाइंड द मीन, तो ऐसा होगा a टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस b टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज 0। मतलब ये a भी आपको चुनना है कि a भी ऐसा मिल जाएगा कोई ना कोई। वो कैसे बैलेंस करोगे, फॉर एग्जांपल इसका आ गया एग्जांपल के तौर पे कि θ/2 आ गया, n आ जाएगा मान लो सपोज, तो वैसा a को n ले लो, समथिंग लाइक दिस, और ये a भी नेगेटिव, मतलब ऐसे अरेंज कर लो, लीनियर कॉम्बिनेशन लो कि मीन 0 हो जाए।
बट ऐसा होगा कि ये जरूरी नहीं कि आइडेंटिकली जीरो होगा। जो डेफिनेशन आप देखते हो कंप्लीट का क्या लिखा होता है राइट साइड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो थीटा आप लेते हो दैट इज जीटी इज जीरो विद प्रोबेबिलिटी 1, मतलब जैसे आइडेंटिकली जीरो, तो ये आइडेंटिकली जीरो नहीं होगा हमेशा ये, तो इससे भी हो जाएगा। बुक में ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, ऐसे कर रखा होगा, तो उससे बोल सकते हैं दिस इज नॉट कंप्लीट। ये एंसिलरी होगा, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड करता तो होता नहीं, अच्छे सर। ये एंसिलरी है क्योंकि Yes, sir. यहाँ थीटा कर दो, यहाँ थीटा कर दो, तो देखो फ्री हो जाएगा दोनों। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये क्या कर रहा है, लोकेशन शिफ्ट कर रहा है, मतलब आप x से माइनस थीटा करोगे कोई फायदा नहीं है, ये फ्री थीटा से नहीं होगा, चेक करो, एक्स एन अपॉन एन फ्री हो जाएगा थीटा से, ये थीटा से फ्री हो जाएगा, ये थीटा से फ्री हो जाएगा, बट ये फ्री नहीं होगा थीटा से, थीटा फिर भी रहेगा उसमें। ओके, तो ये एंसिलरी नहीं होगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली यहाँ पे आपको लोकेशन मतलब क्या बोलते हैं, स्केल चेंज करना पड़ेगा, मतलब इस तरह डिवाइड करते तो ऐसा होता, दिस इज नॉट एंसिलरी, है ना, इस रेशियो में होता तो हो जाता, अपॉन होता तो हो जाता, सो दिस इज नॉट एंसिलरी। तो यहाँ से दोनों ऑप्शन रॉन्ग। थोड़ा क्लास टाइम हो गया ना, चलो ठीक है, आज 40 तक ही करते क्योंकि अगली क्लास है जैम की 9:30 से। तो आप लोग बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको कंप्लीट करो, मतलब अभी 40 तक हम डिस्कस किए, बाकी 20 पे आप ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ डाउट डिस्कस करेंगे, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स रह गए होंगे वो डिस्कस करेंगे, फिर 22 का करेंगे, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू। जैम की क्लास है तो हाथ इतना ही रखता है। थैंक यू सर। ओके सर।